बाजारों में अच्छी रिकवरी और थोड़ी मजबूती के साथ होता हुआ कारोबार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा मजबूती और बढ़ेगी या फिर ऊपरी लेवल पर आएगी मुनाफा वसूली। बचे हुए समय के लिए और कल के लिए क्या बनाएं स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि सुबह की सुस्त शुरुआत के बाद अनिल जी अच्छी रिकवरी हुई है बाजार में। ज्यादातर आपने बोला बड़ी पूरे जोश से तैयार हो जाइए एक्शन पे, कैसा लग नहीं रहा, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसे बोला कि सुस्ती का मामला है। देखो बट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखिए सर, ज्यादा स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त सारे दिख रही है। हाँ, वहाँ तो वो तो मतलब गजब के स्टार परफॉर्मर है। और बाजार की ब्रेथ भी खराब नहीं है सर, बढ़ने वाले बहुत मजबूत है, सुबह से मजबूत है और अच्छे मजबूत है। छोटी रेंज भले ही रही हो लेकिन है इंटरेस्टिंग बिल्कुल। चलिए इस पर अनिल जी की भी राय लेंगे और बाजार का एक्शन भी समझेंगे। पहले बताएं इस समय दीप की इच्छा के मुताबिक हम कोशिश पूरी करेंगे कि इंडेक्स में भी बड़ा हुआ है, स्टॉक्स में तो है ही है, बिल्कुल इंडेक्स में भी कुछ बड़ा लाने की कोशिश होगी आपके लिए। फिलहाल 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा निफ्टी। नीचे में 19,700 के पास लिया सपोर्ट और ऊपर में 19,800 को पार करने में रहा नाकामयाब, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कम वेश यही हाल है, 44,000 के आसपास बढ़िया सपोर्ट और 44,350 300 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर का कारोबार। कहाँ से आ रहा है सारा? मेटल शेयर है मजबूत और सरकारी कंपनियों में फिर से लौटती हुई खरीदारी। ये दो स्पेस ऐसी है जो आपको बढ़िया नजर आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो स्टार परफॉर्मर थे, है और लगता है अभी और काफ़ी समय तक रहेंगे भी। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत है, हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगातार। बहुत तेजी तो नहीं, लेकिन अब धीमे धीमे आखिरी 1 घंटे में 2 बजे जो दिन के दोपहर के 2 बजे जो हमारा टाइम है, जब आप लोग दिन की नींद से लंच के बाद जो आप 1 घंटा पावर नैप लेते हैं, उससे जब उठते हैं ठीक उसी 2 बजे अमेरिका में सुबह सुबह वहाँ के ट्रेडर गुड मॉर्निंग करते हैं और उसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं। अब 80 अंक मजबूत हो चुके हैं, तो धीरे धीरे अमेरिकी फ्यूचर्स अपनी बढ़त बना रहे हैं। जरा इधर नजर रखिएगा, अमेरिकी फ्यूचर्स क्या करना चाहते हैं। आज सेंचुरी मारने के मूड में ये भी आते हुए दिख रहे हैं। 86 रन जो बनाए थे रोहित शर्मा साहब ने, लगभग उतनी तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा एक्चुअली बाजार जरा समझाइए सर। विक्स आपका 3.5% ऊपर जो एक्सपेक्टेड है ऑन अ डे लाइक दिस। बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन है। कमोडिटी लिंक्ड हाई बीटा ग्लोबल फैक्टर से अफेक्ट होने वाले सेक्टर्स में आपको तेजी आ रही है। मेटल्स आपका टॉप सेक्टोरल गेनर है। ऑयल एंड गैस में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। पीएसयूज आपके मूव कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स आपका मूव कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप मूव कर रहे हैं। ये जरा समझाइए चल क्या रहा है बाजार? यही बाजार की खासियत है और बाजार की खूबसूरती कि आप जो सोचते हैं वैसा जरूरी नहीं कि हो ही हो। कच्चा तेल ऊपर होने के बावजूद, कमोडिटीज के हाल थोड़े खराब होने के बावजूद ये सारे स्टॉक्स मजबूत होते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी आप देखिए, इतनी सारी चिंताएं खबरों के बीच में गिरने से इनकार कर रहे हैं। सो आई थिंक कहीं न कहीं बुरी खबरों पर थोड़ा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है कि पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार रुके हैं, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर। जैसा उम्मीद था कि 44,000 आसानी से नहीं तोड़ेगा, जैसे कि उम्मीद थी कि आपको 19,700 650 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश होगी। सो अच्छी बात दीप, आज के पूरे सेशन में अभी तक जो है वो निफ्टी में ये कि शुक्रवार का लो हमारा 19,650 था, बिल्कुल आज हम 19,700 के लो से ही घूम रहे हैं, 19,690 से। ये एक अच्छा संकेत है मेरे लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल से वापस रिकवर कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,045 के आसपास का हमने सपोर्ट लिया था, बिल्कुल अच्छे सपोर्ट लेवल से बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सो बचे हुए समय के लिए 19,800 835 सप्लाई जो है वहाँ पर आने पर हम डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे। अगर 19,850 के ऊपर आज बंद हुए तो हम फ्रेश तेजी करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज 19,800 835 ये सप्लाई जो है वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,500 44,600 के आसपास आने पर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। 44,125 के रेंज में आने पर खरीदारी की जाएगी। सिंपल फॉर्मूला ये है, इसी के साथ चलेंगे। नो चेंज। रेंज के ऊपरी सिरे पर बिल्कुल खरीदा जाएगा, निचले सिरे पर सुबह डर लग रहा होगा लेकिन वहीं लेना बनता है। ऊपरी सिरे पर आपको कॉन्फिडेंस और आता हुआ दिखेगा, वहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वापस नीचे लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। इस स्ट्रेटजी के साथ चलें और बाकी रहा सवाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का, वो आपका चलता रहेगा, उस पर फोकस करिए। गॉट इट। चलिए तो स्टॉक्स पर फोकस करिए, वहाँ पर एक्शन आपको ज़्यादा बनते हुए दिख भी रहा है। कई सारे स्टॉक्स भी आपको रेडार पर आ ही रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारी टीम के साथ कल के इवेंट्स, आने वाले दिनों के, और साथ ही खबरें आज की। अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आज सबसे पहले तो HDFC बैंक, इसके नंबर्स आने वाले हैं।
ऑफकोर्स वेरिएबल है तो कब आएंगे देखना होगा। साथ ही ग्रासिम यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और फर्स्ट जो बैंक एक्सपायरी है सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। तो फर्स्ट बैंक एक्सपायरी आज होती हुई दिखेगी। जहाँ तक कल का सवाल है, यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर नज़र रखिए निफ्टी से। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 4 कंपनियाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलटीटीएस, सिंजीन और कैनफिन होम्स ये भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। मारुति सुजुकी की बोर्ड बैठक भी होगी जिसके अंतर्गत सुजुकी जो है वो उसको शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 50% एंकर लॉक इन इसका 90 दिनों का खत्म होता हुआ दिखेगा और ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज इसका भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स लॉक इन खत्म हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के बीच बैठक होने वाली है और बैठक में पूंजी जुटाने पर चर्चा की जाएगी। एक्स डेट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के अंतरिम डिविडेंड की और जेंसॉल इंजीनियरिंग जो बोनस शेयर जारी किए थे उसकी भी एक्स डेट कल के दिन में ही बनती हुई नजर आएगी। और सितंबर महीने का जो रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा है यूएस के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक बुधवार का सवाल है, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे जिसमें निफ्टी से बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एलटीआईएम और विप्रो ये 4 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। और एफ&ओ स्पेस से लंबी सूची है। चुनिंदा नाम में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब, एस्ट्रल, ओएफएसएस, जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं। आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर बोर्ड बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी और आरआर काबिल का 50% एंकर लॉक इन भी खत्म हो जाएगा। आईआरएम एनर्जी ये आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर इशू साइज 545 करोड़ रुपए का है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 4 बड़े इवेंट है जिसमें पहला है तीसरी तिमाही का जो जीडीपी आंकड़ा है चीन का वो आएगा। यूके के लिहाज से सितंबर महीने का उनका सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा और यूरोप के सितंबर महीने के महंगाई आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। यूएस के लिहाज से जो उनका सितंबर मंथ का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बुधवार को आती हुई नजर आएगी। तो ये है आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है आने वाले दिनों के लिए जिस पर हमारी नज़र बनी है। अरमान बताएं आज कौन से नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, आज कई सारे नतीजे ऑलरेडी आते हुए दिखे हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें फेडरल बैंक की, जहां पर मुनाफा लगभग 35.5% बढ़कर आया है। एनआईआई की बात करें वहां पर भी 17% के आसपास की आपको बढ़ोतरी हुई दिखेगी और नेट एनपीए जो है वो थोड़े गिर कर आए हैं, 0.69% से कम होकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुनाफा लगभग 72% बढ़ा है, एनआईआई लगभग 29% बढ़े हैं। जीएनपीए यहाँ पर भी आप जीएनपीए एनएनपीए देखें दोनों इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं। एनएनपीए की बात करें तो 0.24% से गिरकर 0.23% पर आता हुआ दिखा है। करूर वैश्य बैंक यहाँ पर मुनाफा जो है वो लगभग 51% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए जो देखेंगे लगभग 2% के आसपास थे वो गिरकर 1.7% पर आते हुए दिखे हैं। और एनआईआई की बात करें तो एनआईआई में लगभग 11.5% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ओरिएंटल होटल्स आय यहाँ पर लगभग 2.5% बढ़कर आई है। जो कंपनी को कौनजो मुनाफा 11 करोड़ से घटकर अगर आप देखें 7.8 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यात्रा ऑनलाइन Q1 का अपडेट है, मुनाफा जो है 5.8 करोड़ से बढ़कर लगभग फ्लैट ही रहा है, 5.9 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। आय जो है 90 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पर आती हुई दिखी है। ऑटो स्टॉक्स पर ध्यान रखना है क्योंकि सितंबर का जो संयम का डेटा है वो आता हुआ दिखा है। सितंबर में घरेलू पीवी की बिक्री लगभग 1.7% बढ़ी है और अगर आप बात करें घरेलू टू व्हीलर की बिक्री वहाँ पर लगभग 1% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। Q2 की अपडेट की बात करें जहाँ पर सायम की तरफ से वो डेटा है जिसमें कुल बिक्री जो है लगभग 1% के आसपास बढ़ी है। पीवी की बिक्री 4% और वहीं सीवी की बिक्री देखें तो 7% बढ़कर आई है। एंटनी वेस्ट यहाँ पर Q2 का अपडेट है, C&T कारोबार सेगमेंट में 7% की आपको बढ़ोतरी है जिसमें अगर आप बात करें जो अगर आप कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लगभग 20% के आसपास की बढ़ोतरी है। BLS इंटरनेशनल यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है कि स्लोवाकिया के लिए इन्होंने वीज़ा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनको मिलता हुआ दिखा है। सन फार्मा एक फेज 3 स्टडी का जो पहला उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ दिखा है। क्लिनिकल ट्रायल में दवा का जो है सकारात्मक असर जो है वो आता हुआ दिखा है। BPCL यहाँ पर DIs ने Q2 में हिस्सेदारी जो है घटाई है, 23.1% से घटकर 22.5% हो गई है। FIs की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़कर आई है, 12.6% से बढ़कर 13% पर। हीरो मोटो यहाँ पर DIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 27.3% से बढ़कर 29% पर और FIs की हिस्सेदारी घटकर आई है, 28.1% से गिरकर 26.8%। ब्लॉक डील्स में कुछ ही है जिसमें ईज माई ट्रिप 2.6 करोड़, पावर ग्रिड 1.4 और BEL 10 लाख शेयरों के कई सौ देखिए। तो ढेर सारे बड़े ट्रेड्स यहाँ पर होते दिखे हैं। इन बड़े ट्रेड्स के दम पर एक्शन भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इन सारे शेयरों में। ये है आपके लिए इस वक्त बाजार खुलने के बाद की सारी बड़ी खबरें। आइए इन्हीं बड़ी खबरों के बीच में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार।
बड़े उनके साथ। उससे पहले बता दूं बाजार एकदम शांत वैसा ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं जैसा 9:15 बजे कर रहे थे। तो 9:15 बजे बिल्कुल हम शांत खुले थे। 3 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, 40 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और 25 पॉइंट नीचे सेंसेक्स आपको नजर आएंगे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का है स्वागत। वागले साहब, सचिन जी, आशु मदान साहब के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत करते हैं वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। अगले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेदांता मेरा बाय कॉल होगा। 230 के पार ये निकला है और जिस तरह से मोमेंटम होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बिल्ट इन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये 240 तक आपको 240 तक के लेवल्स आपको कल तक दिखाई देनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 229 का होना चाहिए, 230 के ₹1 नीचे, और यहाँ करंट लेवल पे या 231 के आसपास आपको लेना है, और टाइम फ्रेम आज और कल का। तो ये है राय आपके लिए वेदांता में खरीदारी करने की वागले साहब की तरफ से। आज का पहला स्टॉक आता हुआ थोड़ी देर में नितिन जी जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे भी लेंगे राय। उससे पहले आइए एक बार आशु सर से मार्केट पर और उनका व्यू जाना जाए, और अगर कोई उनका निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्प्रेड है तो वो भी समझे। आशु सर स्वागत है, बढ़ाएं। अनिल जी देखिए, मंडे फ्राइडे को एक तेजी का व्यू बना के गए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओवर द वीकेंड बहुत पैनिक रहा कि मतलब अब एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, बट कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन वो थीटा डिके तो होता है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि मार्केट में जो कंसंट्रेशन रहनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए, अनिल जी वो जो अपने 5-7 स्टॉक्स हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, NMDC, NTPC, गेल, ONGC और नाल्को, हिंद कॉपर, इंडस टावर, अशोक लीलैंड। अनिल जी स्टॉक्स में जो 5-6 बता रहा हूँ, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अनिल जी इंडेक्स में क्या हो सकता है कि मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे आज मंडे है, मार्केट ठीक रही है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन थी खराब होगी, या सुबह के एक पैनिक लगा कि नहीं यार ये तो ग्राउंड अटैक शुरू होगा, एक बार शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, ट्यूसडे बेटर रह सकता है, वेडनेसडे थर्सडे फिर हम मार्केट में नीचे आ सकते हैं। एक बार तो अनिल जी एस्केलेशन किस तरह को कैसे बढ़ती है चेक पे रखा हुआ है हमारे को। तो जो ऑप्शंस में अनिल जी जो ट्रेडिंग है इंडेक्स में, वो मुझे लगता है 19,500 550, आई थिंक आपकी सुबह की कमेंट्री में भी एक आपने रेंज बताई थी, वो बहुत ही बढ़िया बताई थी अनिल जी। मतलब इट वाज वेरी गुड कि वो 850 पे अच्छा लगेगा लेकिन लेना नहीं है, और 550 पे खराब लगेगा लेकिन बेचना नहीं है। तो मार्केट तो अनिल जी ऐसी टाइम पे मतलब प्रीवियस वॉर्स में भी देखो और सब कुछ देखो कि बाय एट डिप्स रहना चाहिए। अब वो डिप अनिल जी 3 दिन 2 दिन नहीं मिलेगा तो लगेगा कि नहीं डिप है ही नहीं है, वो चौथे दिन मिल सकता है। तो डिप जरूर मिलेगा लेकिन लेना ही है उस डिप में। पर अनिल जी अब क्या होगा कि आज अगर मैं कॉल ले लूं और वो 4 दिन बाद 3 दिन 2 दिन डिप आए और 4 दिन बाद, तो मेरी तो कॉल जीरो हो जाएगी। तो आई थिंक आई रियलाइज कि ये जो ऑप्शन का ट्रेड है या जो भी इंडेक्स का है ना, इसको इस दायरे में थोड़ा सा रुकना चाहिए। इस दायरे में ऑप्शन को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि डिके हो जाएगा। आप राइट हो गए लेकिन वो 2 दिन बाद होगा या 1 दिन पहले या बाद में होगा, तो ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। बट ये नहीं कि स्टॉक्स तो कहीं जाने वाले नहीं है। अगर मुझे हिंद कॉपर लेना है, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हिंद कॉपर में तो इतना बढ़िया ट्रेड आता है, जैसे बैन में लो और बैन से निकलता है बेचते हैं। जोमेटो की हमने 10 बार बात किया नहीं जी, मैंने भी आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक जोमेटो का वीडियो भी शेयर किया है कि इंदौर में क्या स्ट्रैटेजी लगाई है जोमेटो ने। एक मॉडल को बाइक पे बिठाया नहीं जी, वो सुबह शाम 1 घंटा पूरे इंदौर में जोमेटो का डब्बा लेके घूम रही है, और बस खाली डब्बा नहीं जी, कोई डिलीवरी नहीं है, सिर्फ वो मतलब लोग बाकी चीजें छोड़ के जोमेटो के पीछे घूम रहे हैं। तो अनिल जी ऐसी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं जोमेटो को लेके, और जो मैच तो आपने देखा है अनिल जी, क्या दमदार चीज चल रही है। तो ओवरऑल अनिल जी स्टॉक्स में नीचे जाके अगर लेंगे 4 दिन बाद बढ़ जाएगा, वॉर के बाद तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नीचे भी मिलेगा, मुझे ऊपर भी एवरेज करना है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अनिल जी 2-4 दिन के लिए मुझे लगता है कि ऑप्शंस में स्प्रेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अनिल जी दोनों तरफ का स्प्रेड वॉलेटाइल हो सकता है। वॉर में कुछ खत्म होने की बात आ जाए तो एकदम 1:2 बनाया है तो ऊपर फट जाएगा, जो मुझे लगता है 20 क्रॉस करना ही चाहिए। और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव आ गई तो 1:2 नीचे है, शार्प डिप आ सकता है तो पैनिक आ सकता है। सो आई थिंक 2-3 दिन अनिल जी ऑप्शन के लिए देखेंगे। अदरवाइज जो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो NMDC NTPC में बार बार बोल चुका हूँ, जोमेटो मतलब इट हैज बिकम माय फेवरेट, गेल, ONGC, हिंद कॉपर, नैल्को उस दिन ऐड किया, अशोक लीलैंड, आई थिंक आज राकेश जी कुणाल जी ने भी शायद अशोक लीलैंड कवर किया है। तो अनिल जी ये 7-8 स्टॉक्स इतने बढ़िया हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और एक और अनिल जी कुछ चीज बोलता हूँ कि ये टाइम HDFC और TCS पे भी नहीं है, क्योंकि उस पे रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, कंबाइंड आएंगे, दुनिया कैसे देखेगी, ब्रोकरेज कैसे देखेगी, ओवरबॉट है नहीं है, IT चलेगा नहीं जी, चलेंगे सब चलेंगे लेकिन बाद में। बट राइट नाउ आई थिंक द थीम इज अगेन PSU, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और अभी भी लेना चाहिए, डिप पे भी लेना चाहिए, और थोड़ा ऊपर जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। ये है आपके लिए राय बाजार पर आशु सर की तरफ से। आइए बढ़ते आगे बाजार ही पर
यानी कि इंडेक्स पर ही कोई स्ट्रेटेजी के साथ तैयार है नितिन मुरारका साहब। 2:15 सही समय निफ्टी के निशानेबाज। ओहो, आज के मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नितिन जी की स्ट्रेटेजी जानना कि पुट है या कॉल। नितिन जी बताएं सर। जी यहाँ पे 19,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 89 रुपीज है, 89 रुपीज, 89.90 ऐसे चल रहा है। 19,750 की कॉल ऑप्शन। अब मार्केट में अभी निफ्टी देखेंगे तो 23 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर, बैंक निफ्टी 35-36 पॉइंट डाउन है और डॉ फ्यूचर 70 पॉइंट ऊपर है। डेटा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि साइडवेज में बाइंग हो रही है और नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है मार्केट में। तो हम ये कॉल ऑप्शन 19,750 की ले रहे हैं, जिसका आज का डे लो है 60 रुपए के आसपास। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 55 रुपए का, यानी आपके 35 रुपए की रिस्क हो गई। और ऊपर फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है 120 तक का। फर्स्ट टारगेट 120 हो गया और उसके ऊपर निकलती है तो 135 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पे डेटा में थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, तो 19,750 की हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। टारगेट 120-125, तो उसके ऊपर 135, स्टॉप लॉस 55। 19,750 का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये राय निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर भी कोई ओपिनियन? बैंक निफ्टी में सुबह जो गैप डाउन हुई थी उसमें मुझे डेटा में ऐसा दिखा है कि बाइंग इंटरेस्ट आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 44,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी 44,358 है फ्यूचर, तो 44,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से बैंक निफ्टी में रिकवरी आएगी जो निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकती है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 44,600 की तरफ मूव करनी चाहिए और क्लोजिंग में अभी 1 घंटे बाकी है, मूवमेंट आनी चाहिए बैंक निफ्टी में भी। बट ट्रेड में एक ही ले रहा हूँ निफ्टी का, दोनों ट्रेड नहीं लेंगे कॉल ऑप्शन में। एक आइदर आप निफ्टी लें या बैंक निफ्टी लें, क्योंकि रिस्क भी मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी अभी पॉजिटिव है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो निफ्टी की ट्रेड ले। निफ्टी को लेना ही है तो फिर कौन सा लिया जाए बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन निफ्टी के बजाय? देखिए, अगर लेना ही है तो फिर एट द मनी लेनी चाहिए। और एट द मनी में जो एग्जैक्ट मुझे अनिल जी, मैंने अभी बहुत ज्यादा उसको देख के नहीं आया, बट हाँ देख लिया मैंने। लेना चाहिए तो हमें लेना चाहिए 44,300 की, जो 190 में मिल रही है। 44,300 की 190 में मिल रही है। स्टॉप लॉस होगा 120 का। टारगेट इसके बनेंगे 250 और 300। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर 44,300 का कॉल ऑप्शन। अगर खरीदना ही चाहे तो ये आपके लिए 190 में लीजिए। 120 का स्टॉप लॉस, 250 से 300 के टारगेट के लिए। और ज़्यादा बेहतर है निफ्टी का 19,750 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे, वो 90 रुपये के आसपास। ये राय नितिन जी की। धन्यवाद नितिन जी। बिल्कुल अगला BTS का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एंड जी के सारे दर्शकों को नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। अनिल जी, जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर निफ्टी मेटल इंडेक्स में हुआ है। 6850 के आसपास एक अच्छी नेकलाइन थी, उस पर्टिकुलर नेकलाइन रेजिस्टेंस को इसने पार कर दिया है एंड कहीं जाकर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है मेटल इंडेक्स में इटसेल्फ 3 से 4% की अपसाइड इसी पर्टिकुलर हफ्ते में अनलॉक होनी चाहिए। एंड उसी लिहाज से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर का। जिस तरीके से इसका डेटा प्लेस्ड है, पिछले 3 हफ्तों से ये एक ही रेंज में ऑस्किलेट हो रहा था। 700 ऑन द हायर साइड थोड़ा सा सप्लाई मिल रहा था एंड 680 के आसपास एक अच्छा ड्यूरेबल सपोर्ट बन रहा था। उसी पर्टिकुलर सपोर्ट से आज वापस शॉर्ट कवरिंग वाली मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 700 का लेवल अगर वापस ब्रीच हो जाता है तो लगभग 715 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो 715 के टारगेट के लिए जिंदाल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 698 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। आपको डिक्लाइंस पे 696 तक इसे अक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 689 पे एंड टारगेट एक ही दूंगा 715 का। JSPL ये खरीदने की राय आपके लिए। मेटल शेयरों में है मजबूती और खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2:15 पर शुभ मुहूर्त का समय है नवरात्रि पिक्स का, FII यानी कि फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया। और आपके लिए ये आइडिया लेकर आ रहे हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज से विकास सालों के सामने।
मेरा फेस्टिवल इन्वेस्टमेंट पिक है लेमन ट्री में हमने देखा है कि टेक्निकली आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, आरएसआई क्रॉस ईयर यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है डेली चार्ट पे, प्लस यहाँ पे हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो 120 के ऊपर ये एक अच्छा पिक यहाँ पे माना जाएगा फेस्टिवल के लिए। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 142 145 के आसपास के टारगेट यहाँ पे लेमन ट्री में देखने मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो डेली चार्ट के इंडिकेटर है ये भी यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल दे रहे हैं, तो 110 के सपोर्ट से इसको बाय करना है 142 के टारगेट के लिए। तो ये है लेमन ट्री होटल जो हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स को कई बार लगातार पसंद आता दिखा है। लेमन ट्री में खरीदारी करने की राय सालों के साहब की तरफ से आती हुई 142 145 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो चलिए इस पर भी रखिए नज़र, बाजार पर भी रखिए नज़र। स्टॉक्स का रोटेशन इस समय बढ़िया आपको होते हुए दिख रहा है। कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मूव आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, यहाँ पर 2% की अप मूव आपको आती हुई दिख रही है। काफ़ी स्मार्ट मूव हीरो मोटोकॉर्प इस समय दिखा रहा है और निफ्टी का टॉप गेनर भी है, डेज हाई पर भी ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वागले साहब जरा एक बार हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखें, बताएं सर क्या करना है इसमें। दीपांशु, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है जिसका टारगेट मेरा मानना है कम से कम 3250 तक जाना चाहिए। अभी 3170-72 के आसपास है, तो यहाँ से भी 2 से 3% की ट्रेडिंग मूव मुझे दिखाई देती है 1 से 2 दिनों में। यहाँ पर ले 20-1 रुपए की करेक्टिव मूव आ सकती है एट द मोस्ट, उससे नीचे जाना नहीं चाहिए, 3150 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो ये रेंज में ले, आपका स्टॉप लॉस लगभग 3135 का होना चाहिए और टारगेट जो मैंने कहा 3250 3270 के रेंज में टारगेट आना चाहिए 1 से 2 दिनों में। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही इस वक्त है। ऑटो स्टॉक्स एक्शन में आते दिख रहे हैं, ऑटो स्टॉक के साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मेरे को याद है जैन साहब भी आ गए, जैन साहब सुब्रोस आज सुबह ही बात कर रहे थे। हाँ, जैन साहब का सुबह 10 की कमाई में था, बिल्कुल सुब्रोस का उन्होंने संधि विच्छेद करके भी बताया था, याद है मुझे कि किस तरह से इसका नाम सुब्रोस बना है। जैन साहब जरा ऑटो एंसिलरी शेयरों पर अपनी राय दीजिए, एक्शन यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुब्रोस हमें पता है आपको पसंद है, इसके अलावा क्या? यस अनिल जी, आज मैंने इनफैक्ट काफी सारे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स की बात की है और फ्राइडे के शाम वाले शो में मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे जीएन एक्सेस दिया था और आज सुबह जैन साहब के जेम्स में सुब्रोस, यस सूरी ब्रदर्स से सुब्रोस, शॉर्टकट में सुब्रोस हो गया। और दूसरी बात यह है कि सारे ही मुझे इनफैक्ट जमुना ऑटो बोल लीजिए या रिको ऑटो बोल लीजिए, रिको ऑटो भी रिसेंटली मैंने बातचीत की उसके बारे में, और बाकी जो बड़े बड़े ये हमारे और भी अच्छे स्टॉक्स है, भले वो फ्रीएम इंडस्ट्रीज हो या ल्यूमैक्स हो, ये सब बढ़िया लगते हैं। और जिस तरीके की ऑटो के सेल्स के नंबर आ रहे हैं, 2 व्हीलर के सेल्स के नंबर्स आएंगे और फेस्टिव सीजन है और हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छा कर ही रहा है, टीवीएस ने ऑलरेडी आगाज दे दी, फिर एमएनएम बढ़िया कर रहा है, मारुति है, तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसिलरीज पे बिल्कुल तेजी में बने रहना चाहिए। तो मेरे लिए आज जो सेक्टर था सुबह जो मैं बात किया था, मेरे लिए सेक्टर्स आज ऑटो और ऑटो इंसिलरी एक साथ और फार्मा, ये 2 सेक्टर्स पे मेरा फोकस ज्यादा, और इवन एफएमसीजी स्टॉक्स भी बढ़िया लगते हैं इन लेवल्स पे। तो ये है आपके लिए ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स पर राय। कुणाल जी भी हाथ खड़ा करें। कुणाल जी, कोई आपके लिए भी बिगुल की फरमाइश है या फिर जैन साहब ने शायद कुर्ता उर्ता कुछ बदल लिया, उस पर आप विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, देखिए वैसे तो हमारी कॉल थी चार्ट कॉर्नर की, लेकिन अब अनिल जी आपने ध्यान मेरा इसकी ओर ले आए हैं, तो अनिल जी मैं टिप्पणी कर ही देता हूँ। अनिल जी जच रहे हैं अनिल जी जैन साहब, अच्छा, और ही इज लुकिंग मच बेटर। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह खराब लग रहे थे? नहीं अनिल जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ सुबह से भी बेहतर लग रहे हैं अनिल जी। आप अनिल जी तोड़ मरोड़ रहे हैं अनिल जी मेरे वक्तव्य को। तो मीडिया का काम है। जहाँ जैसा जरूरत हो उस तरह से तथ्यों को नहीं, फैक्ट्स को हम कभी तोड़ते मरोड़ते नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कर लेते कि जैन साहब को लगे कि हाँ वाकई में सुबह अच्छी लिया। जी जैन साहब, वैसे तो आप साफ सुथरे होके आए हैं दोपहर के बाद, फिर भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। बिल्कुल, आपने आज सफेद के बारे में बात की थी, मेरे पास प्योर सफेद आज ड्राई क्लीन्ड नहीं था, तो मैंने सोचा कि येलो में कोई व्हाइटिश लगा दे, और सुबह में दीपांशु जी के जैसा पहना हुआ था कुछ मरूनिश, और अभी मैं अनिल जी की तरह, तो मैंने देखा दोनों एंकर्स के हिसाब से कुछ मैचिंग कर लिया जाए। एंकर तो 2 ही है, बाकी एक्सपर्ट कितने हैं, इनके हिसाब से मैच नहीं होगा तो ये सब लोग खिंचाई करेंगे। हाँ, नहीं देखिए मैं कुणाल के साथ मैच किया हूँ, थोड़ा येलो प्रिंट में चल रहा है,
और राकेश जी के साथ मैं कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि राकेश जी तो मैंने इनको आइडिया दे दिया है कि अब इन लोगों को क्या करना है। देखिए, somebody is getting closer to us. अच्छा, जो लोग 2 बार आते हैं दिन में, उनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए राय सारे स्टॉक्स पर आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और डेल्टा कॉप, इसे एक और नोटिस मिला है और आशु जी मुस्कुरा रहे हैं। आशु जी को पहले समझ में आएगा, सवाल मेरे पास ही आएगा। जी आशु जी, आप तो अगर मुस्कुरा रहे तो सही मुस्कुरा रहे हैं। जरा पहले समझ लीजिए कि नोटिस कैसा आया है, कितना बड़ा आया है। और आज सुबह हम बात ही कर रहे थे, कहावत बताया था, डूबले को 2 आषाढ़। हाँ, वो वाली की कहावत है। मतलब पहले से मरे ले आदमी और उसके ऊपर मतलब और ज़्यादा ये तकलीफ है। तो किस तरह का नोटिस आया, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो पहले लास्ट मंथ ही हमने देखा था कि 16,822 करोड़ रुपए का ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट से इनको भुगतान करने का नोटिस आ चुका है जुलाई 2017 से 2022 तक का जो पीरियड है उसमें। पर अब आप देखिए, यहाँ पर एक और बड़ा नोटिस जारी किया गया है जिसमें कुल मिलाकर 6,384 करोड़ का और फर्दर जीएसटी बकाया। इनकी जो सब्सिडियरी है डेल्टा टेक गेमिंग, जिसका आईपीओ भी आपको याद होगा आने वाला था, तो अब तो ऑफ कोर्स जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी, ये जो पहला इनिशियल जीएसटी नोटिस आया था, जीएसटी नोटिसेज आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि थोड़े टाइम के लिए तो अभी होल्ड पर रखे हैं। पर अब सीधे सीधे यहाँ पर डेल्टा टेक गेमिंग पर ही यहाँ पर करीबन 6,384 करोड़ के नए जीएसटी नोटिस लगाए गए हैं। और इसके बाद कुल मिलाकर आप देखिए 23,000 करोड़ से ज़्यादा का अब जीएसटी टैक्स बकाया डेल्टा कॉप पर होता हुआ दिख रहा है। डेल्टा टेक गेमिंग, आपको बता दूं, ये ऑनलाइन जो इनके गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अड्डा 52, अड्डा गेम्स जैसे जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसको ये ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर जिस तरह का कैलकुलेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है, वो अब इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो और बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अब यही देखना है कि ये जो 16,822 करोड़ का इन्होंने पहले जो जीएसटी नोटिस मांगा था, जीएसटी पेमेंट मांगा था, उसके बाद अब फिर से 6,400 करोड़ के आसपास का ये जो पेमेंट मांगा गया। अब तो देखना है कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से किस तरह का वापस से अपील होता है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे तो उसमें मैं वही देख रहा था कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है। तो वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि आगे चलकर जो डिसीजन है जीएसटी के मामले में वो उनके ही फेवर में आता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से उन्होंने कोई भी प्रोविजनिंग अपनी दूसरी तिमाही के आंकड़ों में नहीं की थी। तो यही है कि अब फर्दर जो आगे प्रोसीडिंग्स होनी है उसका क्या होगा। पर आप स्टॉक प्राइस पर रिएक्शन देखिए, 11 जुलाई को 246 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर का भाव था, अब ये 128 के नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 48% से 50% इनकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो ऊपर से साफ हो गई है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, देखना है कि रिवाइव आगे होगा या नहीं। रिवाइव आगे होगा या नहीं, परेशानी तो डेल्टा के लिए बढ़ रही है। आशु सर, आप तो वैसे अपना एक बार व्यू दे ही चुके हैं, बट लगातार इनके लिए परेशानी और बढ़ रही है। एक नया टैक्स नोटिस, अब 23,000 करोड़ का टैक्स डिमांड आ चुका है। दीपांशु, मैं पहले भी कर चुका हूँ और कितनी मतलब मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ। लोग ना अभी भी भाव से सोचते हैं कि इतना ऊपर था, नीचे आ गया, 150, 140, 130 एवरेज कुछ एवरेज नहीं करना दीपांशु। इसमें ये सिर्फ अब तुक्के वाला स्टॉक हो गया। अगर तो रेगुलेशन मतलब चेंज होती है या कोई स्टे मिलता है तो उसमें एक्सपर्ट आएगा, एंड दैट इज शेयर लक। मतलब वो कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। अदरवाइज तो ये तो गेमिंग इंडस्ट्री को किल करने वाला रेगुलेशन है। इसमें कुछ मतलब इसमें कोई फंडामेंटल टेक्निकल रहे ही नहीं है। तो मतलब इट इज प्योरली कि अगर समबडी हैज टू पंट कि ये क्या इसके अगेंस्ट के स्टे लेंगे, स्टे मिलेगा, ये रिवर्स होगा, नहीं होगा, दैट इज द पंट। और कोई आप इस पे दिमाग नहीं लगा सकते। तो ऐसे स्टॉक में किस लिए रहना, मतलब मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है। किस लिए रहना, अब तो क्लैरिटी है ही नहीं। अगर बचा तो बचा, वरना पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, कंपनी तो लीगली से कंटेस्ट करने वाली है, बट देखते हैं क्या निकल कर आता है इसमें। डेल्टा कॉप, परेशानियां और बढ़ रही हैं इसके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। आज सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको एक बार नज़र डालनी चाहिए। और सुबह हम बात भी कर रहे थे, फैक्ट 20% के अपर सर्किट पर है। जीएसएफसी, आज सुबह इसकी बात भी, रिकमेंडेशन भी आई थी। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई में था, जय की तरफ से भी 10 की कमाई में रिकमेंडेशन थी। ये 12% ऊपर आपको इस समय दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर सबके रेडार पर है। मद्रास फर्टिलाइजर 9%, नेशनल फर्टिलाइजर 9%, आरसीएफ 8%, स्पिक, जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल्स, सारे के सारे काउंटर आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो फर्टिलाइजर स्पैक में एक नई जान आ गई है। जैन साहब, वैसे तो रेगुलरली डिस्कस हो रहा है, बट आज एक और बड़ा ब्रेकआउट है और फैक्ट सर 20% के सर्किट पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज सुबह जब
10:30 बजे के लगभग 10:15 10:30 के बीच में आरसीएफ की बात हो रही थी, तो अनिल जी ने बोला जैन साहब खुश तो बहुत हो रहे होंगे, तो मतलब वैसा ही कुछ था और मैंने स्माइली भी भेजा अनिल जी को, और वैसा ही आज सारे उसके बाद भी इतना चल जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। और फैक्ट है, मेडल मतलब जो मद्रास फर्टिलाइजर्स है, ये सारे के सारे गजब कर रहे हो। जीएसएफसी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो थर्सडे को भी हमने बात की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पे वैल्यू और फिर जो ओवरऑल डिमांड है अब आगे आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी। सो सारी चीजें बढ़िया हैं, और मेरे हिसाब से ये एक सेक्टर था पूरा फर्टिलाइजर जो काफी एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी में रहता है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती है, भले वो चंबल हो, स्पिक हो या जीएनएफसी जो एफएनओ का स्टॉक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैप एफएनओ स्टॉक जो कि कभी भी बैन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी है, बट यस चंबल और जीएनएफसी और कोरामंडल ये तीन तो एफएनओ में, और जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीएसएफसी एंड आरसीएफ विल कंटिन्यू टू बी माय टॉप पिक्स इन द सेक्टर। और हालांकि फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर ये अपनी ही चाल अलग से चलते हैं। सो अगेन अ डिस्क्लेमर, काफी सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, आगे पीछे किया हुआ है क्लाइंट्स के पास और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास हो सकता है स्टॉक, और है इनफैक्ट। ओके, तो ये है आपके लिए फर्टिलाइजर शेयरों पे भरपूर एक्शन। और एक और फर्टिलाइजर शेयर जो शुक्रवार को जीएसएफसी रिकमेंड किया था सेठी साहब ने, हमारे साथ जुड़ रहे लाइन पर इस वक्त सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जीएनएफसी ये सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और हिमांशु जी ने भी फर्टिलाइजर शेयर लगातार रिकमेंड किया। हाल ही में उनका भी जीएसएफसी, फैक्ट, सारे तो चंबल हमारी लिस्ट में रही। तो लगातार एक के बाद ये शेयर मजबूत होते दिख रहे हैं। सेठी साहब बधाई, पहले तो आपको शुक्रवार को आपका रिकमेंडेशन था, आज का आपका स्टार सीमेंट भी नॉर्थ ईस्ट वाला, जिस पर पूरी तरह से आपका और जैन साहब की डिओपोली है, एकाधिकारी दोनों का, है ना, वो भी स्टॉक कमाल करता दिख रहा है, इसके लिए बधाई। बताएं सर आज का पहला स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू सो मच अनिल जी। जीएनएफसी कल अर्ली मॉर्निंग जो शो था, मैं फ्राइडे को आमतौर पे नहीं होता हूँ, बट थर्सडे को जुड़ा नहीं था इसलिए आया था, और मैंने रिकमेंड किया था, वो आज 6-7% ऊपर है। और कल दोपहर के शो में भी मैंने जीएसएफसी का भी जिक्र किया था कि वो ऑलरेडी बढ़ चुका था, अदरवाइज वही मेरे स्टॉक था। और बाकी स्टार सीमेंट तो अनिल जी मैं और संदीप दोनों उसी जगह से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही, तो ये स्टॉक हमारे रडार पे रहता ही है और अच्छा स्टॉक है, तो आज इसने भी कमाल कर दिया। अनिल जी दो स्टॉक्स जिनमें जो आज का पहला स्टॉक है अनिल जी, स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जो अभी 167 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कैल्साइंड पेटकोक बनाने वाली, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विद 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। फिर इनका एक कोलतार का सेगमेंट है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये जो सीपीसी बनाती है, ये जितने मेटल जो एल्यूमिनियम कंपनीज खास करके इनके फॉर्च्यून्स पे इसके भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और हम देख रहे हैं आज मेटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी रेन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी होनी चाहिए। और वैसे भी ये जितने कार्बन वाली जो कंपनियां जैसे ग्रेफाइट है, एचईजी है, पीसीबीएल, इनमें भी एक धुआंधार तेजी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और इस स्टॉक ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसमें सीमेंट का भी एक अच्छा खासा कारोबार है, 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है, नाम का इनका ब्रांड है, और 2 प्लांट है इनके, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में। और वहां पे भी हम देख रहे हैं सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं, सीमेंट के नतीजे भी जो आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बाकी कंपनी का पूरा फोकस है डेट रिडक्शन पे, अच्छे फंडामेंटल्स है, और इसमें एक लीडिंग इन्वेस्टर है मोहनीश पाबराई, वो एक अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है ये स्टॉक, 4-5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, बुक वैल्यू के अराउंड 0.6-0.7 टाइम्स ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मेरा इसमें टारगेट है 180 का, और स्टॉप लॉस रखना 160 का। ओके, 160 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करें खरीदारी, ये रहा है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज पर आती हुई इस वक्त। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी आज आर अल्फाबेट से ही शुरू हो गया, रैमको इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, 184 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 200 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 178 का। ये एक रैमको ग्रुप की पार्ट है और एक लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है साउथ एशिया में, मेनली फाइबर, सीमेंट शीट्स और कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स बनाती है। इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स, वो तो बहुत ही पॉपुलर है,
और इसके अलावा ये रैमको ग्रीन कोर नाम का इनका एक ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये 100% एस्बेस्टस फ्री रूफिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, तो वो भी काफी पॉपुलर है। फिर इन्होंने एक रैमको स्मार्ट बिल्ड सर्विसेज करके सर्विस भी शुरू करी है फॉर ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन, तो वहां से भी अच्छे ट्रैक्शन की उम्मीद है। 10 के करीब इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और यही सेगमेंट में इनका टेक्सटाइल्स का भी कारोबार है। कॉटन यार्न बनाती है कंपनी, जहां से 14% रेवेन्यूज आते हैं। फिर विंड पावर है इनके पास अराउंड 17 मेगावाट, और वहां पे मर्चेंट सेल्स के लिए इनके पास काफी कैपेसिटी रहती है, तो वहां से भी इनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। अगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से भी देखें तो 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस सेगमेंट में कंपनियां 22-25 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और डेट इक्विटी रेशियो भी 0.08 का है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। और बाकी वैल्यूएशन इसलिए भी ज्यादा सस्ता लगता है बिकॉज ये कंपनी जिसकी मार्केट कैप है सिर्फ 1600 करोड़, और ये अपनी ग्रुप कंपनी रैमको सीमेंट्स में अराउंड 21.36% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू आती है 4500 करोड़। मतलब 4500 करोड़ की तो इनके पास रैमको सीमेंट की होल्डिंग है और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1600 करोड़ है, और उसके साथ इतना डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है इनके पास। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक मुझे लगता है काफी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 200, स्टॉप लॉस ऑफ 178। ओके, तो ये है आपके लिए राय रैमको इंडस्ट्रीज पर आती हुई इस वक्त 178 का स्टॉप लॉस और 200 के टारगेट के लिए। सेठी साहब, मैं आपको एक बहुत ही सुपर डुपर हिट आइडिया देना चाहता हूँ, वो भी एकदम पूरी तरह से फ्री में, अगर आप लेने के मूड में हो तो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, सर आंखों पर एकदम मतलब गजब का, आपने सोचा नहीं होगा, एकदम आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं इससे। बोलिए। दीजिए अनिल जी। तो आप एक स्टॉक और दे दो, आपने रेन इंडस्ट्री दिया और रेमको दिया, आर दे दिया, अगर जैसे आर होगा ना, आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अनिल जी ये रिपीट कर लो ना, क्योंकि कल परसों में मैंने रेलटेल दिया था, वो भी आर था, हाँ। फिर रेलीगेयर दिया था, वो भी आर था, तो 4 आर हो गए, कोई भी 3 आर। बस यही फर्क रह गया ना, नहीं तो आप भी आर जितने ही सुपर हिट हो जाते, वो थोड़ी सी ओरिजिनलिटी आपकी 33% कम रहेगी। वहाँ 3 की जगह 2 ही है ना, नहीं तो आप सुपर हिट हो जाते हैं। जैन साहब आपकी मदद करना चाह रहे हैं। जी जैन साहब। नहीं सही बात है, आपने बहुत जबरदस्त आर मतलब गजब का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और हमने तो इस पे शो भी किया हुआ आर मूवी पे, और मैंने भी अमिताभ बच्चन वाले बर्थडे के दिन 3 एसेस दिए थे, 3 इक्के। कई बार ऐसा हो जाता है इत्तेफाक कि आपको सारे वही लेटर वाले मिल जाते, क्योंकि सारे स्टॉक्स बढ़िया है, नीचे तक जाने का मौका ही नहीं मिलता, वैसा हो गया था मेरे लिए भी। सर हमारे सेडानी साहब भी लगाते हैं, लेकिन वो भी 2 तक लगा के रुक जाते हैं, 30 वाले पे नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए चलिए बढ़िया। सेठ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रेन इंडस्ट्री और रेमको इंडस्ट्रीज दोनों। जी आरसी, अब क्या है सर, वो तो पिक्चर रिलीज हो गई अब तो उतर भी गई थिएटर से। सेठ साहब गए। जी चलिए बढ़ते आगे। 2:30 बजे की स्ट्रेटजी ले लीजिए। 2:30 बजे की स्ट्रेटजी बिल्कुल, आइए लेते हैं अंजी से मार्केट स्ट्रेटजी। डेज हाई पर है डाउ फ्यूचर सर 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर की हल्की मूव आपको आती हुई दिख रही है। हमने देखा इस पूरे युद्ध के दौरान या एटलीस्ट टेंशन के दौरान डाउ पर ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं दिखा है। डाउ फ्यूचर्स मूव पर है, हालांकि यूरोप इस समय आपको थोड़ा सुस्त दिख रहा है, उसमें भी यूके अब पॉजिटिव हो गया है, तो इतना खराब नहीं है अमेरिकी बाजार। कच्चा तेल आपका $90 के करीब ट्रेड कर रहा है। एशिया ऑफकोर्स आज खराब था, बट इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स से थोड़े बेहतर संकेत है। हम भी एकदम फ्लैट हैं सर, तीनों इंडेसेस पॉजिटिव हैं। बताएं क्या करना है। कोशिश तो है दीप पूरी की थोड़ी मजबूती बनाई जाए। एक अच्छी बात है कि 19,700 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये संकेत पूरे आ रहे हैं। 1,20,00,000 शेयर 19,700 के पुट पर हैं और वो आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 19,800 19,840 ये रुकावट की रेंज है। अगर आप डाउ फ्यूचर को 100 पॉइंट ऊपर देखकर वहाँ तक पहुँचते हैं तो चाहे 800 से लेकर 840 की रेंज में जहाँ भी आपको ठीक लगे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और वापस से नीचे आने का इंतजार कीजिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर राय है, लेकिन हाँ एक बार चांस ले सकता है बाजार 19,800 840 तक जाने का, और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। क्लियर है, ये आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डेटा है।
अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 44,200 पर, कॉल्स में 44,300, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में पुट और कॉल दोनों पर बैठे हैं ऑप्शन ट्रेडर्स। तो 44,200 के नीचे खराब होगा, 44,300 के ऊपर अच्छा होना लगेगा। ज़्यादा संभावना दिख रही है 44,300 को पार करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है आखिरी मिनटों में। और अगर ऐसा होता है 3 बजे के पहले आप 44,300 को पार करके टिकते हैं तो फिर 44,400 से 500 की रेंज में जाने की कोशिश हो सकती है। 44,500 के नज़दीक आने पर प्रॉफिट बुक है, अदरवाइज अभी आप नो ट्रेडिंग जोन में। 44,200 के नीचे आप खराब होना शुरू करेंगे, लेकिन 100 पॉइंट नीचे आपको सपोर्ट भी है। सो कोई बहुत बड़ा मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में आने की संभावना दिख नहीं रही। पैक होकर रखें ऑप्शन डेटा दोनों तरफ से, लेट्स सी क्या होता है। बेहतर ये है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें। अगर तेजी बनने ही तो तेजी बनने का आखिरी 1 घंटे में एक ही रीजन है, वो है डाउ फ्यूचर्स, जो धीरे धीरे हमने शो की शुरुआत की 50 पॉइंट से अब 100 पॉइंट तक मजबूत हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पर रखकर आप ट्रेड करें, सिंपल। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी का व्यू, पॉजिटिव बायस ही है और डाउ फ्यूचर्स का पूरा सहारा भी आपको आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ कई सारी कॉल्स तैयार हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, पूरी लाइन लगी हुई है। चलते हैं पहले सुमित जी के पास सुपरहिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 96.90, 97, 96 रुपए 90 पैसे, 97 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर यहां से एक मूव ऊपर का से 4 दिन नीचे से एक तेजी का मूव दिखा रहा है और अभी ये स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 100 के ऊपर के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक ने गिरावट के बाद मूव का अभी अपसाइड मूव अभी रिज्यूम किया है, तो एक अच्छा मूव यहां से ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 93 रुपए 94 रुपए के पास है, तो मदरसन के अंदर 94 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 101 का इसका पहला टारगेट होगा, 104 का इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म टारगेट है, पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। तो 94 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 101 104 के टारगेट्स के लिए। 101 और 104 के टारगेट के लिए करें खरीदारी मदरसन में। आइए सिद्धार्थ जी का क्या है इरादा, जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिल्कुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। सिद्धार्थ जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो सारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल जी, आज मैं एक रिमोट लोकेशन में हूँ, एक वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर करके जगह है, वहां पे हूँ। मैं एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने आया हूँ। तो जब स्पेशल लोकेशन में हूँ तो स्पेशल स्टॉक लेके आया हूँ और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सिद्धार्थ जी आप बता रहे हैं आप काफी रिमोट लोकेशन पे, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं पैनल पे, आपका रिमोट किसके पास होता है जनरली? नहीं अनिल जी, रिमोट तो हमारे ही हाथ में रहता है। हैं? किसके? मेरे ही हाथ में रहता है अनिल जी। आपका? यू आर नॉट रिमोट, आपका रिमोट। देखो आप कुछ बता दो, नहीं तो मैं पोल करके बता दूंगा, अभी पूछ लूंगा सबको तो फिर आपकी पोल खुल जाएगी। खुद ही बता दो। नहीं अनिल जी, हम खुद ही रिमोट अपने हाथ में लेके घूमते हैं। वो तो किसी दूसरे का होगा ना। आपका किसके पास है? नहीं अनिल जी, हमारा तो हमारे पास ही है। चलो ठीक है, हम सब समझ गए। कौन कौन समझ गया हाथ खड़ा करो। देखो सब समझ गए। बिल्कुल परफेक्ट, ओके, सबके समझ आ गया। नो आंसर नीडेड, ओके। हाँ अब बताइए आईडीएफसी के बारे में। जी बिल्कुल अनिल जी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदना है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 95 का, 95 का। पोजिशनल टारगेट होगा 114 का, 114 का। डाइवर्सिफाइड रिटेल सेटअप की बैंक है। अब उन्होंने जो लार्ज डिपॉजिट्स की जो संख्या है वो भी कम कर दी है, करीबन 12% पे आ गया 37% से। इंफ्रा फोकस जो हुआ करता था वो भी नीचे आ चुका है। सो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन पूरे रिटेल पे आ चुका है और हम मानते हैं कि रिटेल और एसएमई का ड्राइव 25% लोन ग्रोथ ला सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। रिटर्न ऑन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े या रेशियो गिने जाते हैं, वो करीबन 1.4% पे देखे जा रहे हैं FY25 पे, फ्रॉम 1.1% नाउ। फोकस मल्टी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे हाई यील्ड्स है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय।
शॉर्ट टर्म टारगेट 95, पोजिशनल टारगेट 114। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 114 के बड़े टारगेट्स निकल कर आए हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। ट्रेडिंग के लिए 95 बट पोजिशनली 114 तक के। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल BTSTT। बताएं सचिन जी। दिपांशु, यहाँ पर हेवल्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों का इसने क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 1405 के आसपास का, एंड वहां से जो एक रफ्तार मिली है स्टॉक में, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1440 तक की एक्सटेंड होगी। पोजिशनल टारगेट 1465 का होगा, पहला टारगेट होगा 1440 का। खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगाए 1410 का। ओके तो ये है आपके लिए हैवल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। 1410 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। मूव भी इसमें आ रहा है, सुबह पॉलीकैप भी आपको थोड़ा एक्शन में दिख रहा था। आइए एक अपडेट ले लेते हैं इस समय की सिचुएशन, जहां तक पूरा इजराइल और हमास का मामला है। अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि शायद एक टेम्परेरी सीज फायर हो गया है थोड़े घंटों के लिए, ताकि इजिप्ट से इवैक्यूएशन हो पाए। अब पता नहीं एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि नहीं। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं थ्रू द डे। एक बार आशीष से पूरा अपडेट ले लेते हैं। आशीष बताइए क्या चल रहा है। दीपांशु, सबसे पहले सीज फायर पे बता देता हूँ कि ट्वीट करके जो है नेतन्याहू ने बता दिया कि सीज फायर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि इजिप्ट की तरफ जो इंटरनेशनल लोग हैं वहाँ पर इसराइल में फ़िलहाल, वो इजिप्ट की तरफ जा सकते हैं। राफा बॉर्डर की तरफ वो थोड़ी देर के लिए खुलेगा, इसकी जानकारी अधिकृत के तौर पर आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो टेंशन लगातार बनी रही है पूरे वीकेंड के दौरान। अगर आप देखें तो हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई अब ग्राउंड पर इसराइल भी पूरी तरीके से दे रहा है। तो दोनों के बीच में जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो लगातार पूरे जोर पर चल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी नरमी देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें तो परसों रात को सीरिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के आसपास भी जो है IDF की तरफ से रॉकेट्स फायर किए गए, तो इसका भी इम्पैक्ट है यहाँ पर। लेकिन अब तक जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से 5 बार जो बाइडेन से बात कर चुके हैं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लगातार संपर्क में। लेकिन उनकी तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट आया कि वो चाहते हैं कि हमास को आप खत्म कर दीजिए, लेकिन जो पैलेस्टीन की सोवरेनिटी है उसको बनाए रखना है। पैलेस्टीन को कब्जे में नहीं लेगा इसराइल, ये यहाँ पर ये साफ निकल कर आ गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट जो है ये भी बता रही कि हो सकता है कि जो बाइडेन है वो इसराइल का भी दौरा करें। अगर ये होता है तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि ईरान क्या डायरेक्ट तौर पर इस युद्ध में शामिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो जो ईरान से कमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं पे भी हालात ठीक हो रहे हैं ऐसा नहीं बता रहे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि अगर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलते रहे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो 10 लाख लोगों को पलायन करने का था कि नॉर्थ से आप साउथ में जाएंगे, तो इन 10 लाख में से करीब करीब 6 लाख लोग तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कुछ जगहों पर इसराइल की तरफ से जो पानी रोका गया था वो भी दोबारा देने की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन ईरान का जो रुख है अभी भी साफ है कि अगर आप ऐसे ही पैलेस्टाइन लोगों को परेशानी होती रही तो हो सकता है कि उससे सीधे तौर पर इंटरवेंशन करना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास फिर इसराइल में IDF पर जो हमला है वो हमास की तरफ से होगा, हिजबुल्लाह की तरफ से होगा, और एक और फ्रंट ईरान की तरफ से भी खुल जाएगा। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन ये क्लोज चीज़ बहुत छोड़ी है। भारतीय लोगों की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपडेट देखकर कि करीब 18,000 लोग रहते हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो ऑपरेशन अजय के तहत करीब 276 भारतीयों के साथ चौथी फ्लाइट वापस लौट चुकी है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप टेंशन की बात करें तो टेंशन बिल्कुल कम नहीं हुई है। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल कम नहीं हुई है। अब तक ग्राउंड असॉल्ट तो नहीं हुआ है, बट अपडेट्स काफ़ी आ रहे हैं, पोस्चरिंग चल रही है, बाकी सभी देखिए। मतलब तनाव पूरा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। लेकिन ये और मार्केट का रिएक्शन भी नहीं के बराबर है। तो आशु सर जरा एक बार ये देखें कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पे हमला बढ़ाने की बातें हो रही है, एक दूसरे के पीछे पीछे नए नए देश भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट का रिएक्शन नहीं के बराबर है। क्यों अनिल जी? क्योंकि इस रिएक्शन पे ये जो सब चीजें आशीष ने बताई, जो फ्राइडे सैटरडे संडे को हमने देखा, मतलब उसके बाद मंडे आके अनिल जी आपको पहले क्या लगेगा कि जो मेरा माल है मैं बेच दूं या शॉर्ट करूं, या आज नहीं तो 2 दिन तक तो ये चल रहा है। अभी भी जो आशीष ने अपडेट दिया कि ये पीछे तो हटने वाले नहीं है, इजराइल करेगा तो करेगा, इस बार तो उसे ठान ली है। तो अनिल जी जो ऑब्वियस ट्रेड निकल के आता है, मैं क्या कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए स्मार्ट मनी उसका कॉन्ट्रा ट्रेड करती है।
तो अनिल जी इसलिए मैंने कहा कि आज मार्केट नहीं घटा, कल नहीं घटा, इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिप वेडनेसडे थर्सडे को नहीं मिल सकता। दैट इज व्हाई आई एम शाइंग अवे फ्रॉम कि ऑप्शन का प्रीमियम अनिल जी बहुत जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जो स्टॉक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं 7-8 जो बाकी भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर थीम है अनिल जी, ऊपर जाके अगर नीचे आ जाएंगे फिर भी ऊपर चले जाएंगे, ये मतलब ये 15 दिन बाद या 25 दिन बाद भी, तो अच्छे स्टॉक्स में अगर ये वॉर बढ़ती है तो बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ ऑप्शन ट्रेड में नहीं, ट्रेडिंग में पैसे लगने के ना चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप रिएक्ट करेंगे और जो मार्केट के जाने का ना जाने का, मैंने कहा ऑब्वियस ट्रेड क्या निकल के आएगा, अगर खराब लग रहा है ऑब्वियस ट्रेड सेल का है, तो सेल में नीचे नहीं आया, नीचे खुल के वापस मार्केट ऊपर आ गया। मुझे तो लग रहा था अगर फ्राइडे सैटरडे में कुछ ज्यादा नहीं होता तो गैप अप भी खुल सकता था, जिसके लिए हमने 1:1 स्प्रेड दिया, बट वो नहीं हुआ क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे में काफी चीजें खराब हुई है। बट अनिल जी एक एक्शन तो होगा, ये मतलब ये एक एक्शन होगा, डिप मिलेगा जरूर, और अगर किसी को करना है कि साथ में स्टॉक्स लेके एक प्रोटेक्टिव पुट भी ले ले, और वो पुट मंथ एंड की होनी चाहिए, वीकली नहीं होनी चाहिए, कि वो दिन कोई भी नहीं पता कि कौन सा दिन होगा जब एक एक्शन होगा और एक रिएक्शन हमारे को मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट बहुत खराब हो जाएगा, एक रिएक्शन मिल जाए तो आपकी 40 रुपए वाली पुट 250 रुपए भी हो सकती है, तो ऐसा ट्रेड भी अनिल जी किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय अपडेट पूरी सिचुएशन पर, ऑफ कोर्स बाजार के रिएक्शन पर भी। इस बीच वेदांता की अभी कॉल आई थी वागले साहब की तरफ से, और अपडेट इसमें यह है कि पिछली तिमाही में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है वेदांता में। करीब 0.6% हिस्सेदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ाई है, उनका कुल हिस्सा 10% से बढ़कर 10.6% हो गया है, और एफआईज ने भी 7.5% से 7.8% से ज़्यादा की हिस्सेदारी कर दी है। तो दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन फंड्स ने वेदांता में पिछली तिमाही में अपना हिस्सा बढ़ाया है, ये आपके लिए खबर आ रही है। और मार्च 2022 से एफआईज लगातार घटा रहे थे, तो 1.5 साल से ऑलमोस्ट एफआईज लगातार स्टेक घटा रहे थे, अब उन्होंने स्टेक, ये इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी बात है, मतलब 1.5 साल तक लगातार घटाने के बाद पहली बार मतलब अब वैल्यूएशन और ये सब चीज़ें उन्हें लगता है थोड़ी समझ में आने लगी, तो ये इंटरेस्टिंग है। वेदांता में एफआईज की तरफ से लंबे समय बाद स्टेक बढ़ाने का सिलसिला, और थोड़ी देर पहले वागले साहब ने वेदांता रिकमेंड भी किया था अभी 230 के आसपास, 232 के आसपास, और 240 के टारगेट के लिए स्टॉक आज बढ़िया एक्शन निचले स्तरों से आता हुआ दिखा भी है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके लिए। आइए एक और डेवलपमेंट आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी करना चाहते हैं, जो करना तो उन्हें था कल, लिंक कर रहे हैं आज ही पिक ऑफ द डे। जाएगा आपको बिगुल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। नहीं अनिल जी, स्पेशल पिक है अनिल जी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब तक एक छोटा सा अनिल जी अपडेट शेयर कर रहा हूँ। हाँ अनिल जी, जैसे ही सबको पता चला कि आप अशोका में रुकते हैं अनिल जी, आईटीडीसी में ऊपर का सर्किट लग गया अनिल जी। क्या बात कर रहे हैं, सीरियसली? ओहो, इसके लिए तो आप और जैन साहब जिम्मेदार है दोनों के एनालिसिस के। अरे मेरे रुकने मात्र से ऐसा रुका तो मैं कल आईटीसी में भी था, आईटीसी नर्मदा में लेकिन आईटीसी में कहाँ सर्किट लेगा, वो वाली बात। वाह, आईटीडीसी जरा दिखाइए। बंसल जी कह रहे हैं सच है क्या? ओ माय गॉड, 20% और लगातार 2 दिनों में हमारे 2 एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन, जैन साहब और कुणाल जी, राकेश जी, आप वो सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल से आईटीडीसी थोड़े समय पहले और भी रिकमेंड हुआ था, बट बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है आईटीडीसी। जैन साहब कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? नहीं बिल्कुल, आज तो दम लग गया, एसआर के पिक हो गया ये अनिल जी, संदीप राकेश कुणाल पिक, और जबरदस्त चला है। और अभी भी लगता है कि ये सस्ते वैल्यू पे है, जितना माल सामान है कंपनी में उसके हिसाब से मार्केट कैप बहुत कम, और सारे ही पीएसयू स्टॉक्स में काफी धमाल मचा था, बट ये लैग बिहाइंड कर रहा था, तो दैट वाज वन रीजन। और आज इसको देखते देखते टीएफसीआई भी अपना एक चाल ले रहा है, तो टीएफसीआई टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन वहां पे भी चाल है, तो मुझे लगता है कि वहां पे अब नेक्स्ट दाव लगाना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए आईटीडीसी में। हाँ, अब बताएं सर आपका स्पेशल पिक। अनिल जी, स्पेशल पिक वाला काउंटर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, जिसको हम ये जो लैंड बैंक वाली कंपनी है डीमर्ज से पहले रिकमेंड करते आ रहे हैं 80-85 रुपए से, और लास्ट 115-120 पे रिकमेंड किया था, उस समय डीमर्जर नहीं हुआ था। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है शिपिंग कॉर्पोरेशन का, मतलब कि बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक है, और टेक्निकली अब 150-52 रुपए के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आ रही है, और ये स्टॉक एक फायरवर्क्स के लिए रेडी हो रहा है, बड़ी तेजी से भागेगा। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट,
जिनके पास नहीं है, इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, लगातार तेजी देखने को मिल रही है और डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। मैं और राकेश जी नीचे के लेवल पर खरीदारी की वकालत करते आए हैं। अब इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पर और हमें लगता है कि इसमें काफी अग्रेसिव टारगेट्स बनेंगे। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट 155 के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी गिरावट नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो एक्यूमुलेट करें इसको। और यहाँ पर हमें लगता है कि 170 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पुश टारगेट हमारा 170 रुपए का 170 का बड़ा टारगेट है जिसके लिए बाय करना है और 154 रुपए पर स्टॉप लॉस है। ये है आपके लिए SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर आपको एक बढ़िया मूव आते हुए दिख रही है। स्टॉक पर भी मोमेंटम इस समय बना हुआ है। मोमेंटम बना हुआ है MCX के चार्ट पर भी। आज नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए 4.5% ऊपर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ ब्रोकर्स को थोड़ा बिड प्राइस मैच करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। टीदिंग ट्रबल की बात हुई है, बट ऐसा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। जैन साहब, अब तक सब ठीक चल रहा है? नए प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं? कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं शो में आने के पहले स्पेशली मैं मेरे टेक्निकल हेड के पास गया और पूछ के आया कि मुझे पता है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा और एग्जाम में होता नहीं कि कॉमन क्वेश्चन पड़ गया, वैसा ही MCX के लिए देखिए सर्टेनली पहले से बेटर है। बट एक चीज और मैं कह दूं, देखिए कितना ही हो MCX का जो सॉफ्टवेयर है वो TWS है, ट्रेडर वर्क स्टेशन। बट मोस्टली जो ब्रोकर्स होते हैं बैकएंड ये है, बट फ्रंट एंड में लोग अपने अपने CTCL सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ दूसरा यूज करते ही हैं। बट इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि अब इस बार ये डुएबल है और ये सेल थ्रू हो जाएगा और लग रहा है ऐसा होगा। कुछ कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स तो कोई भी चीज शुरू होती है तो काफी दिनों से आ ही रहा था, बट अब इस बार बेहतर है और वो प्राइस में दिख भी रहा। और मुझे लगता है कि अब ये प्राइस नीचे आए तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक, क्योंकि BSE को देख लीजिए, NSE अनलिस्टेड स्पेस में गजब का काम कर रहा है और वैसे ही MCX। तो ये सब स्टोरीज अलग ही टाइप की स्टोरीज है। मैं बार बार विद फुल कन्विक्शन मैंने 1200 1250 के लेवल्स पे भी बोला था और हरदम बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीकी से देखता हूँ। दूसरे चीजों में तो दूसरे स्टॉक्स में तो हमें चैनल चेक के लिए जाना पड़ता है, यहाँ हम खुद ही चैनल है एक तरीके से, तो वी अंडरस्टैंड द बिजनेस। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे भी कोई गिरावट आए, कोई भी नेगेटिव न्यूज पे ग्रैब द स्टॉक। अदरवाइज इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। मुझे नहीं लगता कि पुराने भाव जल्दी से मिलेंगे। और अब रेवेन्यूज जो इनका बैलेंस शीट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, अब इम्पैक्ट एक साथ बहुत पॉजिटिव आएगा और टॉप लाइन इनकी बहुत बढ़िया बढ़ के आ रही है। और फ्राइडे को भी इन्होंने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स किए हैं, 2 करोड़ प्लस 2 लाख करोड़ के ऊपर के वॉल्यूम्स किए हैं। सो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स इन द स्टॉक अदर देन द सॉफ्टवेयर पार्ट। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। अगेन अ डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक है और हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स के पास और एसोसिएट्स के पास भी। MCX पर रखे नजर। आज पहला दिन है, नए प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक चार्ट चेक भी हो जाए सचिन जी से। सचिन जी, एक बार चार्ट देख लें। वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर है सर। दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है। इनफैक्ट 2200 के आसपास के स्विंग्स की एक्सपेक्टेशन थी, वो पहले आ चुके हैं। एंड अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग यहाँ पर 2450 तक की हेडरूम अवेलेबल है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है हाल फिलहाल में ही, एक बुलिश पेनिंग फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल होगा लगभग अराउंड 2120 का। जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक आई थिंक ट्रेंड बरकरार रहनी चाहिए ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। एंड मोमेंटम भी मुझे लग रहा है कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। तो 2450 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 2120 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 2120 का रखें स्टॉप लॉस, तेजी की पोजीशन बनाए रखें। MCX आज जबरदस्त सेक्शन में आता हुआ दिख रहा है आपको। IS बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। बताएं सर। खरीदारी की राय है अनिल जी। डालमिया भारत पे सीमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, 4th लार्जेस्ट सीमेंट की कंपनी है। टारगेट आपको रखना है 2417 का, 2417 का एक ही मात्र टारगेट है। आज ही नतीजे आए हैं और नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं। 44 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और नतीजों की बात करें तो मुनाफा 160% से बढ़ते हुए दिखा। सबसे बड़ी चीज वॉल्यूम 7% बढ़ के आए, 6.2 MMTA। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में एबिटा पर टन 46% से बढ़ के 955 पर टन दिखेंगे। और ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ काफी दमदार दिख रही है और मैनेजमेंट एम कर रही है कि 1.5x
इंडस्ट्री के मुकाबले ग्रो करे और वॉल्यूम्स में बहुत बड़े ग्रोथ आ सकते हैं। तो डालमिया भारत मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं। 2417 2417 के टारगेट के लिए जरूर ट्रेड है। 2417 ये है टारगेट डालमिया भारत के लिए। आइए खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही है। आइए इस वक्त बढ़ते आगे और एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लाइए स्क्रीन पर और इनसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो वैसे शौकीन फिल्मों के हमारे बंसल जी हैं, लगातार जाते हैं। दूसरे भी जाते होंगे, बताते कम है, ऐसा तो नहीं, जाते तो होंगे। किसके साथ जाते हैं वो पता नहीं, बंसल जी तो बता देते, इसका मतलब पता है किसके साथ जाते हैं जी, है ना। तो इस बंसल जी इन दिस केस यू गॉट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑल्सो बराबर है, नहीं तो खुलेआम बता रहे हैं ना बंसल जी, बाकी लोग बता नहीं रहे इसका मतलब। लेकिन बंसल जी आप जाते कब हैं, वीकेंड्स पे या वीकडेज में? नहीं अनिल जी, वीकेंड्स पे जाता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह भी नहीं? नहीं अनिल जी, वो नहीं अनिल जी, देखिए अब आई हैव क्रॉस दैट एज, वो फ्री लंचेस वाली है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सस्ते वाले। अच्छा, डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ते अनिल जी। अच्छा, तो ये अभी तक ये एज कुणाल जी की क्रॉस नहीं हुई, आपकी कहने का मतलब ये है कुणाल जी अभी भी डिस्काउंट्स के चक्कर में नहीं पड़े हुए? अनिल जी देखा नहीं आपने, अभी आईटीडीसी की बात हुई थी, जब आपने बोला आप ठहरे थे तो आ गए अनिल जी, मैं खाना खाऊंगा, फ्री में खाना खिलाऊं। अनिल जी वो भी डिस्काउंट और फ्री के चक्कर में, उनकी डिस्काउंट और फ्री वाली एज है अनिल जी अभी। चलिए ठीक है, तो बंसल जी उस एज को क्रॉस कर चुके, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वागले साहब की टक्कर में आ रहे हैं उम्र के मामले में। लेकिन बंसल जी क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, बंसल जी कुणाल जी माफ़ कीजिएगा, कुणाल जी आपके लिए एक विशेष ऑफर है, और एज के लिहाज से देखा जाए सुमित जी काइंड ऑफ पीपल के लिए भी एक विशेष ऑफर आ रहा है फिल्म देखने का, और आप भी सस्ती फिल्म देख सकते हैं अगर चाहें तो। डिटेल्स कुशल के पास है, ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें कुशल गुप्ता। जी कुशल जी बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर पीवीआर की तरफ से एक और बड़ी ऑफर आती हुई नज़र आ रही है, खासकर जो हाउसवाइफ्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर। अब आप देखिए यहाँ पर लगातार दूसरा बड़ा ऑफर ये इनकी तरफ से आज से ही लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत सोमवार से गुरुवार तक आप 699 रुपये में 10 मूवीज़ देख सकते हैं हर महीने। तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑफर ये निकाल कर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो भी मूवीज़ आपने देखनी है पूरे महीने में 10 मूवीज़ तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। तो वो एक बड़ा कैंपेन इनकी तरफ से चलाया हुआ था। इसके पहले भी आपको याद होगा पीवीआर हर्ड यू, ये हैशटैग पीवीआर हर्ड यू के नाम से इन्होंने प्रीवियस कैंपेन भी चलाया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो अपनी एफ&बी की कीमतें हैं, जो फूड एंड बेवरेजेस की कीमतें हैं, उसको 40% तक ये घटा चुके थे। अब इस ऑफर में कुछ कंडीशंस भी हैं ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है, क्योंकि स्पेसिफिकली आप देखिए तो सोमवार से गुरुवार के बीच अगर आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो इस ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इन्होंने एक नाम भी दिया है पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट। तो ये जो पासपोर्ट आपको मिलेगा इनकी तरफ से, ये जो ऑफर ये लेकर आए हैं, उसके अंतर्गत आप हर महीने 10 मूवीज देख सकते हैं। पर ये जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 3 महीने का रहने वाला है, यानी कि एक बारी में ही आपको 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर ये लॉक इन करना होगा। और ऑफर सिर्फ नॉर्मल सीट्स पर ही अवेलेबल होने वाला है। ऑफ कोर्स जो लग्जरी वाली सीट्स हैं, रिक्लाइनर सीट्स हैं, वहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर जो रिक्लाइनर सीट्स है उसको लेकर आपको यहाँ पर प्रीमियम स्क्रीन्स पर ये ऑफर उपलब्ध नहीं है, पर नॉर्मल सीट्स पर ये अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पर जो लगातार फुटफॉल्स ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कैंपेन लेकर आए हैं। अब देखना है कि यहाँ आगे चलकर कितनी बड़ी ये सक्सेस होती है। पर प्रीवियसली जो नेशनल सिनेमा डे था पिछले हफ्ते ही, उसमें भी करीबन 60 लाख लोग ऑलरेडी मूवी देख रहे थे। तो जो भारत में मूवीज़ का क्रेज़ है वो तो कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा है। और ये जो कैंपेन है हो सकता है आगे चलकर पीवीआर आइनॉक्स के लिए बड़े फुटफॉल्स में टर्न होते हुए भी नजर आए। ओके, बड़े फुटफॉल्स में शायद ये टर्न होते हुए आपको नजर आ सकता है। पीवीआर की तरफ से तो बड़ा अपडेट आया है, देखते हैं सर कैसा अपडेट आता है। 700 रुपये और 10 बार महीने में आप 10 मूवीज देख सकते हैं, मंडे से थर्सडे, मंडे टू थर्सडे। अच्छा, जैसे ट्यूसडे के दिन छुट्टी है दशहरे की, उस दिन भी जा सकते हैं? अब ये हॉलीडेज पे एप्लीकेबल है नहीं, ये बताओ फिर पूरा बताओ। हाँ, पता चला सब लोग छुट्टी के लिए। अच्छा, एक और शायद कुछ 29 तारीख को भी छुट्टी आ रही है। ये कब तक मतलब कितने टाइम तक है ये? मतलब आज से तो शुरू हो गया है सर। और आई थिंक ये फर्स्ट 20,000 लोगों जो पहले 20,000 ले लेंगे वो जाने तो फिर तो नंबर ही नहीं आएगा। हाँ, और मतलब इसमें साथ में बंसल जी ये जानना चाहते हैं कि
क्या पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसा वगैरह भी फ्री है कुछ, या उसमें वापस चार्ज लगा के उसमें ले लेंगे नहीं, पैसा? वो तो सेपरेट है सर, ऑफ कोर्स ये मूवीज के लिए। ओके, ओनली लकी 20,000 जिनके लिए, मतलब ठीक है भाई। मंडे टू, अच्छा कितने दिन में देखनी है पिक्चर ये 10 टिकट लेने के बाद? ये मतलब 1 मूवी पर टिकट, मतलब नहीं 10 मतलब साल 2 साल लाइफ टाइम कितना अच्छा मतलब? वैसे नहीं नहीं वैसे नहीं है वो तो ऑफ कोर्स ये टाइम विंडो। अच्छा वो लगाया होगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, करेक्ट, वो पढ़ना पड़ेगा। वो आप खाली आंख बंद करके कुशल पे भरोसा ना करें। टर्म्स एंड कंडीशन TNC अप्लाइड, हाँ TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के जाएं कितने टाइम में होगी। और ये तो पक्का है कि मंडे टू फ्राइडे की छुट्टी के दिन होगी कि नहीं होगी। अच्छा ये वर्ल्ड कप के चक्कर में कर रहे हैं क्या ये लोग? वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग तो ऑफ कोर्स एनी विच वेज ये करते ही हमेशा से, और इस बार भी ये कर ही रहे हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग, मुझे लगा वर्ल्ड कप देखने लोग ज़्यादा जा रहे हैं या टीवी पे वो देख रहे हैं, इसलिए पिक्चर के लिए लाने के लिए 70 रुपये में टिकट। आशीष सर कोई खास वजह आपको लगता है जिसकी वजह से ये बुला रहे हैं सब, आओ आओ पिक्चर देखो? अनिल जी देखिए, जो वीकडेज पे है ना वैसे ही फुटफॉल बहुत कम हो गया है, एंड नॉट जस्ट मूवीज का, इवन जो ये ईटरीज है इनमें भी अनिल जी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप हो गया है। जब हम कह रहे हैं कि जोमेटो को फायदा होगा तो जो इन डाइनिंग है उसमें और ये इसमें पीवीआर में बहुत फर्क है। और अनिल जी जितना मर्जी कहें कि मूवीज में ये मैचेस भी दिखा रहे हैं, जब स्टेडियम्स अनिल जी पूरे हैं, दो मतलब इंडिया के मैचेस को पूरे नहीं हो रहे हैं, जब इंडिया के मैचेस को छोड़ के, तो हॉल पे कौन देखने जाएगा अनिल जी मैच अपने घर पे सबके साथ मजा आता है। तो अनिल जी ये सारी चीजें जो ये लो पीरियड है ना उसको टाइड ओवर करने के लिए। ओके, तो ये है आपके राय पीवीआर आइनॉक्स पर इस वक्त आती है। तो पीवीआर आइनॉक्स ने एक ऑफर लॉन्च किया है सोमवार से गुरुवार के बीच में 700 रुपये में 10 पिक्चर, वंडरफुल, और इसमें 40% का खाने पीने के कूपन भी सस्ता। चलिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑफर आपके लिए, जाएं तो एंजॉय करके आ जाएं। वैसा एक तो ठीक है, एक आदमी जाता तो एक बार में पिक्चर 700 रुपये में पड़ती है, 700 रुपये में 10 मिल रही है आपको, 10 मिल रही है, बुरा तो नहीं है वैसे। बस एक अब दीप आपको हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वीकडे में जनरली मंडे टू थर्सडे के बीच में कौन कौन लोग ज़्यादा छुट्टी लेते हैं या छुट्टी नहीं भी लेते, समझे तो कौन हाफ डे में जाता है कि मैं हाफ डे लेट आऊँगा या हाफ डे में। प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट, ठीक है, वो हम ट्रैक करें। हाँ तो 3 घंटे की पिक्चर, तो आज मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कौन इनोवेटिव नए नए बहाने बनाता है। हाँ, ये चीज़ हमें ध्यान रखें। बंसल जी भी कुछ डीप इंसाइट देने के लिए तैयार हैं। बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, इसमें जैसे अभी कुशल ने बोला ना फुटफॉल बढ़ेगा, अनिल जी फुटफॉल पीवीआर के साथ साथ उसके आसपास वालों का भी बढ़ेगा। जैसे लास्ट जब ये सिनेमा डे था 99 रुपीज़ वाला, तो जो अनिल जी ओडियन पे पान वाला है ना, जहाँ पर आपने फायर पान खाया था, वो अनिल जी बहुत खुश था, मतलब कि उसकी सेल बढ़ी हुई थी। मैं रेगुलर वहाँ जाता रहता हूँ और आपकी वजह से अनिल जी पहचानता भी है, मतलब कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले अनिल जी मेरे लिए पान लगाता है फ्रेश वो, और आपकी फेमस नवरत्न चटनी जो आप लगवाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री देता है। तो वो बहुत खुश था अनिल जी। ये 99 रुपीज़ के चक्कर में लोग बाहर आएंगे ना, तो दूसरी चीज़ों को भी अनिल जी बूस्ट मिलेगा। तो रिसर्च को आप लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और बढ़ेंगी, सेल कहाँ कहाँ बढ़ेगी अनिल जी। नहीं ये सब फालतू लगवाना नहीं, रिसर्च को लगा सकते हैं, रिसर्च वाले बोलेंगे ऑफिशियल वर्क है, हम तो दिन में जाएंगे। बाकी काम कौन करे? मंजिल जी ऐसे फालतू आइडिया मत दीजिए, सारा काम आपके चक्कर में अटक जाएगा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश, लेकर आ रहे हैं आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है अनुवेश आपका, बताइए क्या है खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। सर अगर हमारे सोर्सेज की माने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में LNT का एक बड़ा ऑर्डर मिलने की एक संभावना बताई जा रही है। जो टैंक्स हैं जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है उसका एक नया वर्जन बनाया जाना है जिसमें LNT एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो टैंक्स है ये DRDO और LNT के साथ बनाई जा रही है। इसका जो पहले जो इंजन आना था वो जर्मनी से आना था, लेकिन किसी कारणवश ये डील संभव ना हो पाई, जिस वजह से अभी जो इंजन्स है वो US की एक कंपनी क्यूमेंस से सप्लाई की जाएगी। और अगर हमारे सूत्रों की माने तो इसी मतलब आने वाले जनवरी में जो पहला प्रोटोटाइप है उसको प्रोटोटाइप रिलीज़ होने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर नंबर्स की बात करें, टोटल फर्स्ट फेज़ में अभी 55 जो टैंक्स है वो LNT के द्वारा बनाई जाएगी, जिसकी कुल कीमत जो है वो 2400 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। जबकि ये जो पूरी डील है वो 350-355
365 टैंक्स की बताई जा रही है और इसमें जो 365 टैंक्स की जो टोटल कीमत है वो 16,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। लेकिन जो अभी फर्स्ट फेज है इसमें सिर्फ 55 से 60 के बीच में टैंक्स बनाई जाएंगी जो कि L&T के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी और उसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो जनवरी में उसको आर्मी को दिखाया जाएगा और उसी के साथ साथ इसकी जो टोटल कीमत है उसको अभी 2400 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान में अभी लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये मेक इन इंडिया की जा रही है। इसका सबसे बड़ा पीछे का कारण ये बताया जा रहा है जो जैसे कि आपने यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर देखी उसके दौरान जो हिंदुस्तानी फौज ने सीखी है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम दूसरे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से ये जो कंटिन्यूस अपग्रेडेशन है वो की जा रही है और ये जितनी भी डील्स अभी हम देख रहे हैं जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी कर रही है वो सब ईपी के द्वारा की जा रही है, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के द्वारा, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई हमें एडवर्सरी इफेक्ट दिखाई देती है, हमें वॉर पे, युद्ध पे अगर जाना पड़ता है तो हम सेल्फ सस्टेन्ड हो और हमारे पास हमारी सारी तकनीकी जानकारी और टेक्नोलॉजी हो जिसके वजह से हम किसी भी वक्त पे कितना भी अमाउंट का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर जहाँ पर L&T के लिए एक बड़े ऑर्डर की खबर आती हुई दिख रही है। एक से एक, मतलब एक तो डिफेंस के ऑर्डर से एक और साथ ही L&T के लिए रोज ही हम देख रहे हैं कुछ बड़ी खबर आती है। और एक्चुअली सर टैंक बनाने के कारोबार करके फिर तो एक अनदर लेवल ही इनका डिफेंस कारोबार हो जाएगा अगर टैंक्स में ये घुस गए तो। आर्टिलरी के भी हिसाब से भी आएगा, एनिमेशन के हिसाब से भी ऑर्डर्स इनके लिए आएंगे और टैंक प्रोडक्शन के लिए तो फिर हाई इंटेंसिटी इनका कारोबार होने वाला है। बिल्कुल बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद यहाँ पर है और 16,000 करोड़ का ये बड़ा ऑर्डर होगा। अमेरिकी कंपनी क्यूमिंस के साथ मिलकर ये बनाएंगे ऑर्डर। 2400 करोड़ की डील जल्दी साइन हो सकती है। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ की ये डील है इस टैंक्स की। तो DRDO के साथ मिलकर ये बनाने की उम्मीद। L&T हमेशा से क्यूमिंस और दोनों ही स्टॉक मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी के बड़े फेवरेट, काफ़ी पुराने रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा एक बार आपकी राय चाहिए इन पर। बिल्कुल अनिल जी, और ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है क्योंकि ये टैंक के सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगी L&T को और ये काफी पॉजिटिव रह सकता है L&T का ऑर्डर बुक के लिए। साथ ही साथ क्यूमिंस, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में अगर कोई लीडिंग हो वो क्यूमिंस है इंजन मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंजन के हिसाब से क्यूमिंस अपना योगदान जरूर देगी। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक और भी है जो ये दोनों ही कैटेगरी में अच्छी फिट बैठते हैं, वो है भारत फोर्ज, क्योंकि आर्टिलरी सप्लाईज में भारत फोर्ज भी डिफेंस में काफी आगे है। तो ये तीनों ही कंपनियां मैं मानता हूं कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अव्वल नंबर हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो नजर रखिए L&T के लिए अच्छी खबर है और कमेंस के लिए अच्छी खबर है। बाकी जो भारत में डिफेंस कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की, उनके लिए भी अच्छी खबर है। इस बीच एक बार कोचिन शिपयार्ड को भी जरा पुलअप करिए। एक कंटिन्यूइंग ऑर्डर इन्हें मिला है रेट्रोफिटिंग के लिए, जो इनके लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले अपडेट आया था जहाँ तक कोचिंग शिपयार्ड का सवाल है। और देखिए स्टॉक थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन बनते हुए दिखा था, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है स्पाइक करने के बाद। आई थिंक सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर है। सिद्धार्थ जी एक बार कोचिन शिपयार्ड पर नजर डालें सर। जी डेफिनेटली, इन टर्म्स ऑफ नेवी सप्लाईज की अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड भी, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये तीनों ही सेगमेंट की कंपनियां बहुत अच्छी है। और कोचिन शिपयार्ड तो एक बहुत अच्छा स्टॉक और एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। अगर आपने ले रखा है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बेचने की। मैं मानता हूं कि डिफेंस के जिस हिसाब से ऑर्डर्स है और कोचिन शिपयार्ड में जो नेवी के पर्सपेक्टिव से जो ऑर्डर बुक स्वेल हो रहे हैं, ये काफी लंबा चल सकता है। तो आप जल्दबाजी ना करें, निकलने की होल्ड रख सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, होल्ड करिए, ये है। तो डिफेंस स्टॉक्स एक बार फिर से इस स्पेस के लिए आपको अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। देखते हैं अब यहाँ से किस तरह का मोमेंटम यहाँ पर बनता है। एक स्टॉक जिसमें थोड़ा मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है, बंधन बैंक। आई थिंक फ्राइडे को एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद आज थोड़ा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इसके लिए आते हुए दिख रहा है। वागले साहब देखें सर, बंधन बैंक 244-245 के लेवल पर क्या करना है इस चार्ट में सर? दीपांशु एक सपोर्ट के लेवल से घुमा है 236 के आसपास, 36-37 से अभी 244-45 है, लेकिन मुझे ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता है। ये 244-45 के पार निकल के होल्ड करेगा, 247 के पार रादर, तो इसमें मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पर लेना तो नहीं चाहिए, वेट करते हैं थोड़ा वेट करते हैं। बट तब तक सिद्धार्थ जी हैं तैयार। बिगुल सुपर सेट।
बताएं सर। देखिए दीपांशु, अभी फेस्टिव का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, मैरिज सीजन है। सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। सेनको गोल्ड लिस्टिंग की कंपनी है। सेनको गोल्ड टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 680 का 680 और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 770 770। सेनको गोल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है। ईस्ट इंडिया में डोमिनेट करती है। ईस्ट इंडिया में 85 और स्टोर्स है ईस्ट इंडिया में। स्ट्रॉन्ग ब्राइडल ज्वेलरी का सेगमेंट है इनका। 50 से 55% का डिमांड ब्राइडल ज्वेलरी से आता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइज प्ले 20% सीएजीआर से कंपनी ग्रो हो रही है, जबकि सेगमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 14% से। ये एक्सपैंड करने की योजना कर रही है, ज्योग्राफिकली दूसरे डायरेक्शन में जाने की, ईस्ट के बाहर भी जाने की, और बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, करीबन 13 to 14%। मुझे लगता है कि सेनको गोल्ड बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन, ये अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 680 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 770 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट। पोजीशन से लॉन्ग टर्म टारगेट भी आ रहा है 770 का। फिलहाल 680 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। सेनको गोल्ड ये आपको मोमेंटम में दिखेगा। बैन से बेनिफिट 11 स्टॉक्स हैं इस समय। क्या लिस्ट और बढ़ेगी या फिर कुछ स्टॉक्स होंगे बाहर, जानते हैं अपडेट आशीष के साथ। बताएं आशीष, क्या है इस समय की सिचुएशन? दीपांशु, जो 3 साल का रिकॉर्ड है इसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास कल 12 स्टॉक होंगे, यानी एक स्टॉक ऐसा है जो बाहर निकलने की तैयारी में और 2 स्टॉक है जो एंट्री करने के लिए हो रहे हैं तैयार। सबसे पहले आपको जो बाहर निकल रहा है वो बताता हूँ। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर पोजीशन अभी 80% से नीचे आ गई है, 79.82% है। अब तो बैन से बाहर आ ही जाएगा। इससे कम जो पोजीशन है वो पीएनबी की है, 81.92 है, लेकिन 80% से नीचे नहीं आई है। वैसे समय हमारे पास 15 मिनट का बचा हुआ है, मुश्किल है पीएनबी बाहर आ जाए। लेकिन एंट्री करने के लिए 2 स्टॉक है जिनमें बड़ा मूव भी आज आपको देखने को मिला है। जीएनएफसी जहाँ पर पोजीशन है फिलहाल 108% और एमसीएक्स जहाँ पर पोजीशन है 100%, यानी इन दोनों स्टॉक्स ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। दोनों स्टॉक आपको बैन में दिख जाएंगे। बाहर निकलेगा एल&टी फाइनेंस, तो टोटल अगर आप देखें तो आपके पास कल होंगे 12 स्टॉक। 11 स्टॉक्स हैं इस समय। फ्रेश एंट्री के लिए जीएनएफसी और एमसीएक्स से तैयार, और एल&टी फाइनेंस ये बैन से बाहर आते हुए दिख सकता है। तो रोज कुछ ना कुछ अपडेट बैन लिस्ट में आपको बनते हुए दिख ही रहा है। शुक्रिया आशीष, ये सारे अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक दो और कैश काउंटर्स पर नजर रखिएगा जहां पर मूव आ रही है। अभी कोचिन शिपयार्ड में तो मूव देखी, सीआईई ऑटोमोटिव पर भी आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुभाष सेठी साहब की तरफ से उनकी लॉन्ग टर्म पिक थी, ऑटो एंसिलरी स्पेस से बात भी कर रहे थे। इस समय डेज हाई पर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक, कई बार ट्रेडिंग कॉल दे चुके हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस। सुमित जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस देखें सर, 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। अच्छी मूव आ रही है 142 रुपए के लेवल पर। जरा देखें इस चार्ट को। जो मोमेंटम बन रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर, स्टॉक पिछले 5 दिनों के हायर लेवल पे है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 145 रुपए का पहला टारगेट और 150 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों लेवल ऊपर में जल्दी इसी हफ्ते में हो सकता है देखने को मिले। तो पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे में 136 138 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर के अंदर 150 तक का मूव न्यू इंडिया एश्योरेंस में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस। इस समय एक बढ़िया अप मूव दिख रहा है। बट वेदांता, अभी हम इसके शेयर होल्डिंग की बात कर ही रहे थे, आइए थोड़े और डिटेल में समझते हैं क्या है इस बार का अपडेट अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या कुछ हुआ यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसे कि हम हर बार शेयर होल्डिंग अपडेट करते हुए रहते हैं, तो अभी जस्ट ही अगर आप देखें थोड़ी देर पहले ही आपको शेयर होल्डिंग अपडेट वेदांता का आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये देखिए कि अगर आप देखो इस तिमाही में Q2 की अगर आप तिमाही देखें, जो दूसरी तिमाही है FY24 की, वहां पर FIIs और DIIs दोनों ने अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है। हम लगातार अगर जो ट्रैक रख रहे हैं उसमें ये चीज क्लियर है कि बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जहां पे FIIs और DIIs दोनों इस तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेटा एक ये भी है कि अगर आप इस तिमाही के पहले वाली तिमाही अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 5 या 6 तिमाही से FIIs जो है लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे थे, पर इस तिमाही में उन्होंने जो अपना ट्रेंड रिवर्सल करा है। जो 31 मार्च 2022 को उनकी हिस्सेदारी 9.4% थी, फिर घट के 8.7% हो गई, फिर 8.1, 7.9, 7.5, 7 और अब जो है ये 7.5 से बढ़कर 7.8% जो FIIs ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। सिमिलरली अगर आप DIIs की बात करें तो DII भी पिछली 2 तिमाही से लगातार हिस्सेदारी घटा रहे थे। अभी जो अपडेट आया है यहाँ पर DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 10% से बढ़ाकर 10.6% कर दी है, और FIIs ने भी देखें तो लगभग 7.5% से बढ़ाकर 7.8% कर दी है। तो इस तिमाही में
FIIs और DIs दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखा है। DIs की तरफ से भी अदरवाइज पहले भी कॉल आ रही थी। बिल्कुल, उन 2 तिमाही से वो भी बेच रहे थे और FIIs तो पिछली 5-6 तिमाही से बेच रहे थे। दोनों ने खरीदा है, दोनों ने खरीदा है। ये हृदय परिवर्तन क्यों? भाव से ऐसे लग रहा, मुझे लगता है भाव अच्छा हो गया, लेकिन ये डीमर्जर तो अभी अनाउंस किया ना इस समय में। हाँ, उससे पहले ही हो चुका है। उससे पहले ही ये इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इससे जस्ट पहले उन्होंने स्टेक बढ़ाई है, तो वाह गजब। सिद्धार्थ जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? तिमाहियों से लगातार FIs बेचे थे और इस तिमाही में वेदांता में FIs और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से स्टेक बढ़ी है, क्या हो सकते हैं कारण? देखिए आनंद जी, डीमर्जर तो है ही, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कुछ एक बिजनेसेस जैसे कि वेल्स के बिजनेस है, क्रूड के बिजनेस है, मेटल्स का जो बिजनेस है, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर दिख रहा है, बट ऐसा कोई स्पेशल कोई एट्रीब्यूटेड रीजन नहीं है कि इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा स्टेक बढ़ा दिया हो। बट हम मानते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। यस, कभी कभी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैलेंजेस जरूर आ जाते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि बिजनेस डायनेमिज्म काफी स्ट्रांग है। यह है वेदांता पर आपके लिए राय। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, डीवीज लैब में एक ब्रेकडाउन हुआ है, इसको बेच के चलना है। 3650-55 के बीच में का भाव चल रहा है। मुझे लगता है ये 3600 भी ब्रेक करेगा। 3570-580 का मेरा टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस 3670, 20-22 रुपए ऊपर होना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 60 से 80 रुपए मिल सकते हैं। 3550-70 के आसपास जाने की तैयारी में और नीचे ऊपर 3670 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें डीवीज लैब में। ये राय वागले साहब की। राय जय ठक्कर की जानते हैं कैश का ऑप्शन। बताएं जय। अरे जी, मॉर्निंग में निफ्टी का कॉल दिया था 120 पर। जी 143 तक एक मूव देखने मिला और अभी फिर से 108-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जिन्होंने क्विक प्रॉफिट बुक किया है ठीक है, पर जिसका अभी भी ओपन है डेफिनेटली बने रह सकते हैं इसमें। जिन्हें फ्रेश खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट सेम रहेगा, नहीं ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आई मीन हार्डली 10% का मूव है हमारे से। यहाँ से एक प्रिएम्प्ट करना चाहता हूँ मैं मूव बैंक निफ्टी पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है, सिंस ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सके, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर कॉल साइड पर एनर्जी में जाना चाहूँगा। अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 44,200 के आसपास। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। 44,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यही 18 अक्टूबर की एक्सपायरी का। जी, इसको खरीदने की मेरी सलाह है। जो अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 189 के आसपास। सो 189 पर खरीदे बैंक निफ्टी का 18 अक्टूबर, दैट इज परसों की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे जी जो स्टॉप लॉस होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 105 पर आप लगाए स्टॉप लॉस। टारगेट आपके बनेंगे लगभग 310 रुपए से लेके 380 रुपए के, 310-380 ये टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जो हिसाब से जी ये 44,000 से 44,200 के लेवल्स होल्ड आउट किया बैंक निफ्टी ने। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखे उधर से बाउंस आया। आज भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बट ये लेवल्स होल्ड आउट कर रहा है। आई थिंक दिस रेंज इज वेरी क्रिटिकल, 44 to 44,200, और ये होल्ड आउट करती है तो ऊपर में मुझे 44,500 तक तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं नजर आता। वहां तक तो ट्रैवल कर सकता है, और उतना ही अगर होता है तो अनुजी 310-380 तक के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 44,300 थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल जय की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है इस समय बैंक निफ्टी पे। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। बाकी कुछ
कुछ भी नहीं बदला है 2:30 बजे से। 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, हल्की बढ़त आपको नैस्डैक और S&P फ्यूचर्स में दिख रही है। यूरोप के बाजार सुस्त हैं बट ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल पर हल्का दबाव है। रुपए पर रखेंगे नज़र सर, रिकॉर्ड लो के बेहद करीब है रुपया। हालांकि आज बड़ा मूवमेंट नहीं है बट बहुत पास है, ऑलमोस्ट टच करने की तैयारी में रिकॉर्ड लो। तो रुपए पर एक प्रेशर आ रहा है। अदरवाइज हमारे बाजार भी अब थोड़ी गेंस गिव अप करके वापस नेगेटिव टेरिटरी में क्या करके जाना है अनिल जी? 725 पर है निफ्टी। दीप, ओवरनाइट पोजीशन रखनी नहीं है ज़्यादा, स्पेशली लॉन्ग साइड पे तो मैं रखने की राय अभी नहीं दूंगा। शॉर्ट साइड पे आप रखना चाहें तो आपकी मर्जी, क्योंकि स्टॉप लॉस नज़दीक है, यहाँ से 125-150 पॉइंट ऊपर ही है, 100 पॉइंट ऊपर है 19,850 का। हालांकि लॉन्ग साइड पे भी स्टॉप लॉस आपका 19,550 के आसपास का है, थोड़ा सा नीचे है। मेरा ये समझना है, या छोटा जिसको रखना है वो 2 दिनों का लो 19,650 का वो रख लें। आई थिंक पैक है डेटा जिस तरह से, न 19,700 के नीचे इसको जाना था, न 19,800 के ऊपर जाना था। और आप देखिए शुरुआत की हमने शो की मजबूत था, अब वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो कोई खास ऐसा बड़ा ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है कि आप ओवरनाइट पोजीशन रखें। आप डाउ फ्यूचर आपको 125 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, आप शॉर्ट करके जाएं और डाउ 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर हो जाए, कल आपको 800 के ऊपर काटना पड़ेगा। लॉन्ग करके जाएं और पता चला कि ऐसा लगा था हमारा बाजार ही ठीक था, डाउ फ्यूचर बेवकूफ़ बना रहा था, कुछ खराब खबर आ गई, पता चला सीधा 600, 650 को ले तो फिट है। ऐसे सिचुएशन में क्यों रखना है? क्या फ़र्क पड़ता है? साल में 2, 5, 10 दिन ऐसे हो ना, उस दिन कुछ मत करो, नया है उसको संभालो। 1900 का पुट खरीदो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो, शॉर्ट है और हेज करना चाहे तो 19,850 का कॉल लेकर करें, नहीं तो कुछ ना करें, जो है उसको संभाल लें, वही बहुत है, नया कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इस समय। नहीं तो ओवरनाइट जितना कम रखोगे ना उतने पैसे ज़्यादा बनेंगे, पैसे ज़्यादा बनेंगे, उतनी ज़्यादा बनेंगे, उतनी ज़्यादा बचेंगे भी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा चांस हमेशा ये होता है कि आप गलत साइड पे ही बनाएंगे पोजीशन। तो इसलिए बेटर है, मेरी राय क्लियर कट है कि जब तक ये थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे का समझता नहीं, क्योंकि खबरें अच्छी आती नहीं, मार्केट घटता नहीं। आप ले लेंगे तो घट जाएगा, बेच देंगे तो बढ़ जाएगा, होना उल्टा है, तो फिर क्यों करना है? गॉट इट, ठीक है। चलिए थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, यही बेटर है। आइए, नतीजे आने वाले हैं कल, और बजाज फाइनेंस आज अभी थोड़ी देर में HDFC बैंक के आ जाएंगे, कल आएंगे बजाज फाइनेंस के नंबर से। एक बार वरुण से समझा जाए कैसे रह सकते हैं इसकी अर्निंग्स। वरुण बताइए। तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन्स भी शायद यहाँ पे थोड़ा दबाव आपको बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देखने मिलेगा। सबसे पहले कंपनी ने जो अपने अपडेट्स दिए थे वो बता देता हूँ। कस्टमर फ्रेंचाइजी में 21.5% की बढ़ोतरी, न्यू लोन बुक जो है उसमें 26% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, AUM में 33% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कंपनी ने बताया था, और डिपॉजिट बुक जो है 39% के आसपास की ग्रोथ थी। उसके नंबर्स को डिकोड करने के बाद NII हमारा 30.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा रहा है, 7,227 करोड़। मुनाफे में करीब 29.5% की बढ़ोतरी है, 3,604 करोड़ के आसपास ही आएगा। ग्रॉस NPAs, नेट NPAs फ्लैट रहने वाले हैं। कारोबार में ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें हल्की बढ़ोतरी होगी, और मार्जिन जो है हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का दबाव का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेट्स सी कि मार्जिन कंपनी के किस तरह से पैन आउट होते हैं, लेकिन कारोबार में ग्रोथ अच्छी है। और आपको याद होगा नए खिलाड़ी आने के चलते माना जा रहा था कि ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन कारोबार में ग्रोथ है, मार्जिन पर नजर होगी। कारोबार में ग्रोथ है, मार्जिन पर नजर रहेगी। बजाज फाइनेंस आपके लिए। सचिन जी एक बार चार्ट्स पर देखें, बजाज फाइनेंस आज वैसे कुछ कर नहीं रहा है, 8,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है सर। जो स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग ही रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर कहीं पर भी मेजर डिस्टॉर्शन के साइन नहीं है। एक अच्छे मूव के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 7800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, वो आई थिंक एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। एंड अगर वहां पर भी डिक्लाइन आते हैं तो खरीदारी करने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे हम जो एक लेवल ट्रैक कर रहे हैं 8320 का, मुझे लग रहा है वो लेवल भी जल्दी हासिल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो 7800 7840 तक खरीदारी की जा सकती है। एंड मेजर स्टॉप लॉसेस 7780 के आसपास प्लेस करने चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस यहाँ पर तो बजाज फाइनेंस ये है आप। और आइए इस बीच में एक अभी दीप थोड़ी देर पहले बिग बी ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट डाला है। बिग बी ने? हाँ, अमिताभ बच्चन, उनका ट्वीट हम आपके सामने लाते हैं। उनका ये कहना था भाई कि मेरे को बर्थडे के दिन बहुत सारी विशेज़ आ रही थी, जा रही थी, फ़ोन कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, मैं सबके रिसीव नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी क्यों मांग रहे आप सोचिए, वो इसलिए कि नेटवर्क बड़ा ख़राब था और उस नेटवर्क पे ऐसा कि जिस वजह से वो बता रहे हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरे मोबाइल पर कई वर्षों से जिस कंपनी की सुविधा अनुसार जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, सिग्नल ना तो सही से आता है, ना कोई सूचना मिलती है। कंप्लेन करने के बाद
तो उन सबको जिन्हें मेरा उत्तर नहीं मिला, मैं कहना चाहता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब वो लोगों को रिटर्न करना चाहते थे शुभकामनाएं के लिए, धन्यवाद, लेकिन दे नहीं पा रहे। बिग बी को भी नेटवर्क ट्रबल, बिग बी को प्रॉब्लम, हाँ। तो इसलिए मैंने भी एक ट्वीट किया है इसे, मैंने भी ट्वीट करके दिखाया, जरा ले आइए कि भाई अगर बिग बी इतने परेशान है तो बिग बी को का कोई डायलॉग है ना, तो बिग बी का नेटवर्क सिग्नल उनको उन्हीं का डायलॉग सुना रहा है, क्या तुम वहाँ मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बिग बी सिग्नल अपने घर ढूंढ रहे हैं, सिग्नल कहीं और है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जरा अंदाजा लगाइए और मुझे बताइए आपके हिसाब से बिग बी का सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? कौन सी वो कंपनी जिसका सिग्नल बिग बी को नहीं मिल रहा है? हाँ, है ना? ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ऐसे ना नेटवर्क मिलने की सहानुभूति तो आपकी और बिग बी की, देखो सबकी अपनी अपनी, हाँ देखो हमारी तो खुद की प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोलते तो प्रॉब्लम छोटी होती है, बिग बी ने बोला तो बड़ी होगी। सो अंदाज लगाइए कि बिग बी का सर्विस प्रोवाइडर कौन है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, 4-5 गिनती के 3-4 हैं, तो आप लेके आप अपने अपने हिसाब से बताइएगा ज़रूर। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आइए, इस बीच बाजार बंद होने की तैयारी में जल्दी से पहले एक बार मैं आपको क्लोजिंग के लेवल्स बता दूं। 25 अंकों का नुकसान दिखेगा 19,725 के आसपास से निफ्टी, और 105 अंक नीचे सेंसेक्स नजर आएगा, 40 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक नजर आएगा। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डाउ फ्यूचर सेंचुरी मारकर नॉट आउट 100 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर में पूरे 1 पॉइंट की बढ़त है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने दिखाया है थोड़ा सा ताकत, 60 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स बंद होता दिख रहा है, 50 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिख रहा है। तो आज के सेशन में काफ़ी कुछ एक्शन मिला जुला रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या रही है बेहतर। बीएसई पर 2180 शेयर मजबूत बंद हुए तो 1900 शेयरों में रहा नुकसान, और एनएसई पर लगभग 1200 शेयर रहे मजबूत तो 1050 शेयरों में रहा नुकसान। ये है आपके लिए क्लोजिंग पर पूरा का पूरा एक्शन। बंद हो चुकी है, घंटे की आवाज़ आपके कानों में आ चुकी है, हल्के नुकसान के साथ समाप्ति। फाइनल क्लोजिंग आएगी थोड़ी देर में, हल्की सी ऊपर आनी चाहिए, नीचे नहीं, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में हम घटे हैं तो थोड़ी सी बेहतर क्लोजिंग मिलने के आसार आपको दिख सकते हैं। फाइनल क्लोजिंग 19,731 पर निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, 19 अंकों के नुकसान के साथ, और 62 अंक नीचे बंद होता हुआ 44,225 पर बैंक निफ्टी, 115 अंकों का रहा नुकसान सेंसेक्स में। यह आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, धन्यवाद आप चारों का। सिद्धार्थ जी, जैन साहब, आशु सर और सचिन जी का भी दिल से शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत।